स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में। जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। नेहा को समझ नहीं आया कि वह प्रीति के दफ्तर से कैसे बाहर निकल पाई। वह कार में बैठी थी, अब भी गुस्से से कांप रही थी, प्रीति पर भयंकर क्रोधित थी। इतने सालों तक गुप्ता परिवार की पहली बहू होने के नाते किसी ने उसे इस तरह उकसाने या धमकाने की हिम्मत नहीं की थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रीति के यहाँ उसे मुंह की खानी पड़ेगी। उसने सोचा था कि प्रीति भी अपनी माँ डॉक्टर शिवानी की तरह आसानी से मूर्ख बन जाएगी और नियंत्रित हो जाएगी। लेकिन उसे प्रीति का व्यक्तित्व डॉक्टर शिवानी के बिल्कुल विपरीत लगा। ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर से नेहा के चेहरे की पीलाहट देखी और उसके दांतों की किड़किड़ाहट सुनी तो वह स्तब्ध रह गया। वह जानता था कि नेहा फिर से प्रीति से मिलने आई है। पिछली बार भी उसे नेहा ही यहाँ लाया था। पिछली बार नेहा काफी परेशान थी और इस बार वह अपनी गरिमा वापस पाने आई थी, लेकिन गरिमा वापस मिलने की बजाय वह और भी ज्यादा क्रोधित हो गई। ड्राइवर बहुत उत्सुक था। उसने प्रीति को कुछ बार देखा था, हर बार उसे विनम्र और आज्ञाकारी पाया। वह कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी और सभी के साथ शिष्टाचार से पेश आती थी, यहाँ तक कि उसके जैसे मामूली ड्राइवर के साथ भी सभ्यता से पेश आती थी, कभी भी लोगों को नीचा नहीं दिखाती थी। फिर भी नेहा की हर बार प्रीति से मिलने पर इतनी बुरी हालत क्यों होती थी? नेहा को इस हद तक क्रोधित कर पाना एक दुर्लभ नजारा था, क्योंकि नेहा में खुद जबरदस्त ताकत थी और ज्यादातर लोग उनसे मुकाबला नहीं कर पाते थे। नेहा कुछ देर तक पीछे बिना कुछ बोले बैठी रही, जिससे ड्राइवर को विनम्रता से पूछना पड़ा, मैडम क्या हम घर चलें? नेहा अचानक प्रीति को कोसने वाले विचारों से बाहर निकली। उसकी आवाज में घृणा भरी थी। नहीं। उस कमीने जयंत से पूछो कि वह इस समय कहाँ है, मुझे वहां ले चलो। ड्राइवर ने जवाब दिया। जयंत के सचिव को फोन करके उसका पता पूछा और फिर नेहा को बताया, मैडम जयंत कॉर्पोरेशन में है, वह इस समय कॉर्पोरेशन चलो, लेकिन जयंत अभी एक मीटिंग में है और यह बहुत जरूरी है, संभवतः लंबी चलेगी, अगर आप अभी जाएंगी तो शायद उनसे मिल ना पाएं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? बस गाड़ी चलाओ, मुझे परवाह नहीं कि वह आज कौन सी मीटिंग कर रहे हैं, मैं जाकर उसे बुरी तरह से खरी खोटी सुनाने वाली हूँ। जी मैडम। ड्राइवर ने उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं की और वह गुप्ता समूह की ओर गाड़ी चलाने लगा। गुप्ता समूह पहुंचकर नेहा सीधे सम्मेलन कक्ष की ओर बढ़ी। जयंत का सचिव जयंत के लिए एक जरूरी कॉल लेने बाहर आ रहा था। नेहा के आक्रामक तरीके से आने पर वह चौंक गया। उसने जल्दी से आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश की। मैडम जयंत मीटिंग में है, आप अंदर नहीं जा सकती, मेरे रास्ते से हट जाओ। नेहा, जिसे अहंकार की आदत थी, ने सचिव को महत्व नहीं दिया और उसे एक तरफ धकेल दिया, सम्मेलन कक्ष का दरवाजा खोलने की तैयारी में। सचिव तुरंत दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। मैडम आज की मीटिंग बहुत जरूरी है, आप सचमुच अंदर नहीं जा सकती। अगर आपको कुछ बात करनी है तो आप मीटिंग खत्म होने के बाद उनसे बात कर सकती हैं, या आप मुझे बता दें, मैं संदेश पहुंचा दूंगा। नेहा ने उसे फिर से जोर से धकेला। तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं अपने ही पति से सीधे बात नहीं कर सकती और तुम्हें संदेश पहुंचाने की जरूरत है। रास्ते से हटो। मैडम। नेहा के धक्के से सचिव लड़खड़ा गया और जब उसने उसे दोबारा रोकने की कोशिश की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेहा ने दफ्तर का दरवाजा खोल दिया था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह चिल्लाई, जयंत बाहर निकलो, यह मत सोचना कि तुम मीटिंग का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से बच सकते हो। जयंत, जो मीटिंग के बीच में थे, पहले तो हैरान हुए और नेहा को पहचानते ही उनका चेहरा तमतमा गया। सम्मेलन कक्ष के अंदर के लोगों को देखकर नेहा भी स्तब्ध रह गई। जयंत के साथ मीटिंग में जो शख्स बैठा था वह कोई और नहीं बल्कि आकाश था, जिसके साथ गुप्ता परिवार शादी का गठबंधन करना चाहता था। ये सच था कि जयंत मीटिंग में थे और यह सचमुच एक बहुत जरूरी मीटिंग थी। सम्मेलन कक्ष में लोग एक लंबी मेज के दोनों ओर बैठे थे। एक तरफ जयंत, गोल और गुप्ता समूह के कई शीर्ष अधिकारी थे और दूसरी तरफ आकाश और शक्ति कॉप के अधिकारी थे। दोनों पक्षों के चेहरे गंभीर और शांत थे, जो दर्शाता था कि मीटिंग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी थी। मीटिंग अचानक बाधित हुई और आकाश का चेहरा ठंडा पड़ गया। इसका क्या मतलब है, जयंत जी? बातचीत के दौरान अगर गुप्ता समूह को फायदा नहीं हो रहा है तो आप जानबूझकर किसी को बाधा डालने देते हैं ताकि हमारी सोच और प्रस्तुति बाधित हो और आपको अपने लिए समय मिल जाए। जयंत ने एक तनावपूर्ण मुस्कान दी। आप क्या कह रहे हैं आकाश जी? हम जानबूझकर किसी को मीटिंग में बाधा डालने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? ये सहयोग हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है और हम इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। मुझे लगता है कि जयंत जी की ईमानदारी में कमी है। हमने पहले ही काफी रियायतें दे दी हैं, फिर भी आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं और यहाँ तक कि किसी को मीटिंग में बाधा डालने दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो चलिए इस मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं। इतना कहकर आकाश खड़े हो गए। जब जयंत जी सचमुच ईमानदार होंगे तब हम दोबारा बातचीत कर सकते हैं। मैं विदा लेता हूँ। अपनी बात खत्म करने के बाद वह दरवाजे पर हक्का बक्का खड़ी नेहा के पास से गुजरे और सीधे सम्मेलन कक्ष से बाहर निकल गए। उनके सहायक और शक्ति कॉप के वरिष्ठ अधिकारी भी खड़े हो गए और उनके पीछे बाहर निकल गए। एक पल के लिए सम्मेलन कक्ष में केवल गुप्ता समूह के लोग ही बचे। जयंत का चेहरा भयानक लग रहा था। उन्होंने अपने अंदर के क्रोध को दबाया और बाकी लोगों से कहा, आज की आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद, हम मीटिंग स्थगित करते हैं। गुप्ता समूह के अधिकारियों में से कोई भी नेहा से अनजान नहीं था। उन्होंने कॉर्पोरेशन में एक या दो बार नहीं, कई बार गड़बड़ी की थी और समूह में कई लोग इस अहंकारी सीईओ की पत्नी को पहचानते थे। हर बार जब वह आती थी तो परेशानी निश्चित होती थी और जो जितनी जल्दी भाग जाता था उतना ही बेहतर होता था। बहुत देर तक रुकना और ऐसी बातें सुनना जो नहीं सुननी चाहिए बहुत खतरनाक हो सकता था।
इस प्रकार जब अधिकारियों ने जयंत को स्थगन के लिए कहते सुना तो उन्होंने तुरंत अपना सामान पैक किया और जल्दी से सम्मेलन कक्ष से बाहर निकल गए। गुल नहीं हिली। उनका सुंदर चेहरा नाजुक और सुरुचिपूर्ण मेकअप से सजा था, लेकिन उस पल कोई भी मेकअप उनके चेहरे के गुस्से को छुपा नहीं सकता था। माँ, आप फिर से कॉर्पोरेशन में तमाशा करने क्यों आई हैं? आपने इस जगह को क्या समझ रखा है? आपको हमेशा बिना वजह परेशानी खड़ी करनी होती है। पहले भी बुरा था, लेकिन आज आपको इतनी जरूरी मीटिंग के दौरान तमाशा करना पड़ा, सब बर्बाद कर दिया। नेहा पहले थोड़ी दोषी थी। आखिरकार ये शक्ति कॉप के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी और आकाश स्पष्ट रूप से बहुत गुस्से में थे, नहीं तो वह इतनी अचानक नहीं जाते। लेकिन अपनी बेटी द्वारा डांटे जाने से उनके अधिकार को चुनौती मिली। उनकी बड़ी बेटी हाल ही में ज्यादा मुखर होती जा रही थी। वह जितना अधिक शक्ति का इस्तेमाल करती थी, उतना ही कम अपनी माँ को महत्व देती थी। उसने अपनी आवाज ऊंची की, क्या तुम्हें लगता है कि मैं परेशानी खड़ी करना चाहती हूँ? तुम अपने पिता से क्यों नहीं पूछती कि उन्होंने कौन से अच्छे काम किए हैं? मैं उनके कारण लगभग पागल हो चुकी हूँ, और अगर मैं यहाँ सच्चाई का पता लगाने नहीं आती तो मैं इस अन्याय को हजम नहीं कर पाती। गुल और भी क्रोधित हो गईं। सिर्फ आपके अन्याय के लिए आप शक्ति कॉप के साथ हमारी महत्वपूर्ण मीटिंग को नष्ट कर देंगी। क्या आपका अन्याय कॉर्पोरेशन से ज्यादा जरूरी है? अगर पिताजी ने कुछ गलत किया है तो क्या आप घर जाकर उनसे बात नहीं कर सकती? आपको हमेशा कॉर्पोरेशन ही क्यों आना पड़ता है? क्या आप यहाँ अस्तित्व का बोध ढूंढ रही हैं या अपना अधिकार जताना चाहती हैं? इतने सालों बाद भी आप ऐसी ही क्यों हैं? क्या अतीत में आपने जो सबक सीखे हैं वे काफी नहीं थे? पिताजी ने आपको बहुत सहन किया है, फिर भी आपको खुद पर नियंत्रण रखना नहीं आता, बार बार परेशानी खड़ी करती हैं। क्या आप एक बार भी बड़ी तस्वीर के बारे में नहीं सोच सकती? आपकी उम्र अब क्या है और आप कब तक इतनी मनमौजी और लापरवाह बनी रहेंगी? नेहा प्रीति से हुई मुलाकात से पहले से ही उबल रही थी। जयंत से अपना गुस्सा निकालने के लिए जल्दी में आई थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उनकी बेटी ने उन पर बरसना शुरू कर दिया। उसने उनकी जरा भी इज्जत नहीं रखी। जल्दी से उसने गुल के दस्तावेज और पानी का कप उठाया और सब जमीन पर फेंक दिया, चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम्हें मेरी तरफदारी करनी चाहिए, न कि मुझ पर लेक्चर देने के लिए किसी ऊंचे स्थान पर खड़ी होना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तुम्हारी जगह नहीं है कि तुम मुझे सबक सिखाओ। गुल ने अपने पानी के कप को जमीन पर टूटते देखा, अपने दस्तावेजों को देखा जिन्हें तैयार करने में उन्होंने रातें बिताई थीं, जो भीग कर जमीन पर बिखर गए थे। उनकी आंखें भावुकता से लाल हो गईं। वह खुद को साबित करने के लिए इतनी मेहनत करती थी, बेचैनी से और अधिक वास्तविक अधिकार चाहती थी। कॉर्पोरेशन के दिग्गजों और अधिकारियों द्वारा उनके लिंग के कारण उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उनकी मां ने न तो उनका समर्थन किया और न ही उन्हें सांत्वना दी, बल्कि इसके बजाय उनका कप तोड़ दिया और उन समझौता बैठकों को खराब कर दिया जिन्हें आयोजित करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, उनके सामग्री को बर्बाद कर दिया। वह ठंडी हंसी हंसी, आप जानती हैं कि आप मेरी माँ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरी दुश्मन हैं। शक्ति कॉप के साथ सहयोग को सुरक्षित करने में मुझे इतनी मेहनत लगी, फिर भी आपने लापरवाही से मीटिंग में तोड़फोड़ की। आप स्पष्ट रूप से नहीं चाहती कि मैं कॉर्पोरेशन में अच्छा करूं, है ना? क्या आपको डर है कि मैं बहुत प्रतिभाशाली हूं और आपके बेकार बेटे को शर्मिंदा करूंगी? चिंतित हैं कि अगर मैंने कॉर्पोरेशन पर नियंत्रण कर लिया तो आपका बेटा चूक जाएगा? गुल तुम्हारा भाई है, तुम अपने भाई को कचरा कैसे कह सकती हो? गुप्ता परिवार की हर चीज सही मायने में उसी की होनी चाहिए, तुम्हारा उस पर लालच करना बेकार है। सफलता हम पर निर्भर करती है। कॉर्पोरेशन किसी सक्षम व्यक्ति को सौंप दिया जाना चाहिए। मेरे प्रभारी होने पर कॉर्पोरेशन समृद्ध होता रहेगा और गुल को कभी पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर गुल कमान संभालता है तो कॉर्पोरेशन जल्द ही गिरावट में चला जाएगा। क्या आप पागल हैं? क्या आप उस सरल तर्क को भी नहीं समझ सकती? बिल्कुल, तुम अकेली सक्षम हो, तुम अकेली दिमागदार हो, तुम अकेली हो जो गणित कर सकती हो। तुम कितनी भी साफ गणना कर लो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम अभी भी मेरी बच्ची हो और तुम्हें मेरा सम्मान करना होगा। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें मेरा समर्थन करना चाहिए, न कि मुझ पर सवाल उठाना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे जन्म दिया, मुझे तुम्हारी हर बात माननी चाहिए? क्या मुझे सिर्फ इसलिए पागल हो जाना चाहिए क्योंकि तुम हो? क्या मुझे कॉर्पोरेशन को नष्ट करने में तुम्हारी मदद करनी चाहिए सिर्फ इसलिए कि तुम चाहती हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। यह मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि तुम कॉर्पोरेशन में प्रभावशाली हो रही हो, तुम मेरी अनदेखी कर सकती हो। बच्चों का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य माता पिता की आज्ञा मानना है। जयंत अपनी कुर्सी पर बैठे थे। माँ बेटी की बहस सुनकर उनका चेहरा गहरा होता जा रहा था। उनका सामान्य सौम्यता और विनम्रता पूरी तरह से गायब हो गया था। चुप हो जाओ तुम दोनों। गुल, बाहर जाओ और तुरंत आकाश को फोन करो। उसे अपनी माँ द्वारा मीटिंग में बाधा डालने के बारे में समझाओ। हर कीमत पर हमें उसे शांत करना होगा। हमें ये परियोजना सुरक्षित करनी होगी और किसी और को इसका फायदा नहीं लेने देना है। जैसे ही गुल ने व्यावसायिक मामलों के बारे में सुना, वह तुरंत खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर शांत भाव वापस आ गया। ठीक है, मैं आकाश से बात करती हूँ। बोलने के बाद उन्होंने झुककर सभी दस्तावेज उठाए और फिर गीले कागजों को पकड़े हुए चली गईं। उन्होंने अपने पिता से यह नहीं पूछा कि उन्होंने अपनी माँ को इतना गंभीर रूप से नाराज करने के लिए क्या किया था, क्योंकि यह उनके लिए जरूरी नहीं था। उन्हें शक्ति की जरूरत थी, पारिवारिक प्रेम की नहीं। उनके जाने के बाद विशाल मीटिंग रूम में केवल जयंत और नेहा ही बचे। जयंत अचानक खड़े हो गए, खतरनाक नजर से नेहा के कॉलर को पकड़ा और चेतावनी दी। नेहा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने फिर से मेरे मीटिंग रूम या दफ्तर में घुसने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे अन्य गुस्से और गलतियों को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने फिर से मेरे कॉर्पोरेशन के साथ गड़बड़ी करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। नेहा जयंत के शैतानी रूप से चौंक गईं।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जयंत, जिसने गलत किया था, वह पहला हमला करेगा। झटके के बाद अत्यधिक क्रोध आया। उसने अपना हाथ उठाया और जयंत के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। जयंत, तुम एक घटिया कमीने हो। तुम पहले ही उस लड़की डॉक्टर शिवानी के साथ सो चुके हो, और प्रीति, वह छोटी वेश्या, तुम्हारे गंदे अफेयर का सबूत है। तुमने एक अवैध बेटी को भी जन्म दिया है। तुम घिनौने हो। थप्पड़ से जयंत का चेहरा जल गया। उसने नेहा की गर्दन को पकड़ा। डॉक्टर शिवानी तुमसे 100 गुना बेहतर है, उसे बार बार वेश्या कहना बंद करो। जब मैंने पहली बार तलाक का प्रस्ताव रखा तो तुम ही थी जिसने कहा था कि तुम डॉक्टर शिवानी और मेरे बीच के मामले को आगे नहीं बढ़ाओगी। तुम ही थी जिसने रोया और घुटनों के बल बैठकर मुझसे तलाक न देने की भीख मांगी। अब तुम वापस आकर मेरे डॉक्टर शिवानी के साथ सोने पर मुझे डांट रही हो, मुझे घिनौना कह रही हो। मुझे लगता है कि तुम घिनौनी हो। तुम्हें प्रीति के पीछे जाने या उसे परेशान करने की अनुमति नहीं है। इन वर्षों में मैं तुम्हारे साथ लगातार उदार रहा हूं। मैंने तुम्हारी हर इच्छा को पूरा किया, इस हद तक कि तुम इतनी बिगड़ गई हो कि तुम्हें अपना नाम भी पता नहीं है ना? नेहा की गर्दन कसकर पकड़ी हुई थी। वह सांस नहीं ले पा रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और वह अपने हाथों और पैरों से जंगली तरह से फड़फड़ाने लगी। उसे छोड़ने की कोशिश कर रही थी। हालांकि जयंत ने बस नहीं छोड़ा। नेहा को तब तक दबाता रहा जब तक कि उसका चेहरा बैंगनी नहीं हो गया और वह यहाँ तक कि अपनी आंखें घुमाने लगी, इससे पहले कि उसने अंत में छोड़ दिया। नेहा को ठंडक से जमीन पर गिरने दिया। खांसी, खांसी, खांसी। नेहा गहरी सांसें लेते हुए खांसी। दम घुटने के डर से उबरने में उसे थोड़ा समय लगा। उसने किनारे खड़े जयंत को देखा। उसके सुंदर चेहरे पर एक उदासीन भाव दिख रहा था, जैसे कि उसे परवाह नहीं थी कि वह जीवित है या मृत, और अचानक आंसू गिर पड़े। इतने साल गुजर चुके थे। जयंत एक रईस परिवार के फ्लर्ट करने वाले युवा मालिक से एक सभ्य और सीधा सीईओ में बदल गए थे। समय ने लगता है कि उन पर उदारता से मेहरबानी की थी। उनका चेहरा अभी भी सुंदर था और उनका समग्र व्यवहार उस समय की तुलना में और भी आकर्षक और करिश्माई था जब वह जवान थे। केवल एक चीज जो नहीं बदली थी वह थी उनकी क्रूर स्वार्थपरता। उन्होंने कभी किसी और की परवाह नहीं की, उन्हें केवल अपनी परवाह थी। रोते हुए उसकी आवाज फटी हुई थी। उसने कहा, जयंत, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम्हारा दिल बहुत क्रूर है। जब हम पहली बार मिले थे तो मैं तुम्हारे सुंदर रूप से धोखा खा गई थी। अगर तुम्हारा इतना धोखेबाज चेहरा नहीं होता तो मैं कभी भी तुमसे, एक तुच्छ युवा मालिक से शादी नहीं करती और इतना दुख नहीं उठाती। जयंत ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक झलक घृणा की गुजर गई। तुम मेरे द्वारा धोखा खा गई। तुम नहीं जानती थी कि मैं कौन था। खुद को इतना पीड़ित और निर्दोष मत दिखाओ। तुम बस मेरे रूप से आकर्षित थीं, गुप्ता परिवार की संपत्ति से आकर्षित थीं। तुम्हारे जैसी बकवास से भरा दिमाग, कोई संस्कृति नहीं, कोई सभ्यता नहीं, केवल एक अमीर परिवार की बेटी का खिताब धारण करना। केवल मुझ जैसा एक आवारा ही तुमसे शादी करता। तुम्हें क्या लगता है कि और कौन तुम जैसी अच्छी व्यक्ति से शादी करता? अब मुझसे शादी करने का पछतावा हो रहा है। तो तुम किससे शादी करना चाहती हो? श्रीवर्ण से। वह मूर्ख नहीं है। वह तुम्हें दूसरी नजर भी नहीं देंगे। वास्तव में नेहा ने एक बार श्रीवर्ण पर विचार किया था। आखिरकार वर्मा परिवार ने शीर्ष अमीर परिवार का खिताब धारण किया था और श्रीवर्ण खुद बहुत सुंदर थे। इसके अलावा वर्मा परिवार की ईमानदारी के लिए प्रतिष्ठा थी और श्रीवर्ण का कभी कोई घोटाला नहीं था, जिसने उनकी प्रतिष्ठा को जयंत से कहीं बेहतर बना दिया, जिन्हें उस समय भी एक रंगीन मिजाज के रूप में जाना जाता था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी चाल चल पाती, श्रीवर्ण ने अपनी शादी की घोषणा कर दी। श्रीमती वर्मा, जिसने श्रीवर्ण से शादी की, के बारे में सोचते हुए नेहा ने ताना मारा, श्रीवर्ण मुझे दूसरी नजर नहीं देंगे। क्या तुम्हें लगता है कि उन्होंने किसी होशियार व्यक्ति से शादी की? वह श्रीमती वर्मा। श्रीमती वर्मा ने वर्मा परिवार का उपयोग अपने ही परिवार के लिए धन जमा करने के लिए किया। अवैध जुआ अड्डे चलाए, जिससे वर्मा परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा, यहाँ तक कि उनके बेटे को उनकी गंदगी साफ करनी पड़ी। भले ही मैं एक मूर्ख हूँ, मुझे अपने परिवार के लिए धन जमा करने की जरूरत नहीं है, नहीं मैं गुप्ता परिवार के हितों का बलिदान दूंगी, और मैं निश्चित रूप से अपने बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मेरे पीछे एक शक्तिशाली परिवार है। शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं अपने परिवार की इकलौती बेटी हूँ। जयंत ने स्वाभाविक रूप से नेहा को कभी नहीं बताया कि एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि उन्होंने उसमें रुचि ली, उसे एक पत्नी के रूप में चुना। वह ये था कि वह नेहा परिवार की इकलौती संतान थी। केवल एक इकलौती संतान ही पूरी ईमानदारी से उसके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करेगी, अपने पति को तेजी से उठने में मदद करने के लिए अपने परिवार के संसाधनों का उपयोग करेगी, बजाय इसके कि गुप्ता परिवार के संसाधनों का उपयोग अपने ही भाइयों की सहायता के लिए करे। ये भी इसलिए था क्योंकि नेहा का परिवार उसका समर्थन कर सकता था कि उसने इन वर्षों में उसे बार बार बर्दाश्त किया, यहाँ तक कि उसकी गंदगी भी साफ की। अगर नेहा ने आज कॉर्पोरेशन के मूल हितों से समझौता नहीं किया होता और उसे आकाश और शक्ति कॉर्प के अधिकारियों के सामने शर्मिंदा नहीं किया होता, तो वह अपना आप नहीं खोता। अब से किसी भी चीज के लिए कॉर्पोरेशन मत आना। अगर कुछ चर्चा करनी है तो हम घर पर बात करेंगे। साथ ही तुम अपने गुस्से को नियंत्रित करो। जब भी तुम्हारा मन करे, लोगों को मारो मत। मैंने अतीत में जब तुमने किसी को मारा था तो तुम्हें बचाया था, लेकिन अगर तुमने इसे फिर से किया तो मैं सीधे तुम्हारे साथ निपटूंगा, जड़ से छिपे खतरे को खत्म कर दूंगा। अपना बयान खत्म करने के बाद जयंत मुड़े और दफ्तर से चले गए। नेहा को दूसरी नजर भी देने के लिए बहुत तिरस्कारपूर्ण थे। कॉर्पोरेशन में अनगिनत मामले निपटाने के लिए थे और अब एक बहुत बड़ी परियोजना आ रही थी। पहले से ही 100 अरब की भारी राशि का निवेश अपेक्षित था। नेहा की परवाह करने की झुकाव कहाँ मिलेगा? उसे अपने दिल में एक स्पष्ट असुविधा महसूस हुई। उसे लगा कि यह परियोजना छिपे खतरों से भरी है, लेकिन शक्ति कॉर्प भी इसमें निवेश कर रहा था, जिसमें निवेश की राशि भी 100 अरब जितनी अधिक थी। अगर शक्ति कॉर्प के पास नकदी की कमी नहीं होती तो आकाश इस परियोजना पर एकाधिकार कर लेता।
उसने ये भी सुना था कि पूर्वी साम्राज्य समूह भी इस परियोजना में शामिल होने की तलाश में था, लेकिन चूंकि आकाश अपूर्व के साथ झगड़े में था, वह पूर्वी साम्राज्य को इसका एक हिस्सा देने के बजाय गुप्ता समूह के साथ परियोजना साझा करना पसंद करेगा। 100 अरब गुप्ता समूह के लिए भी कोई छोटी राशि नहीं थी और परियोजना में जोखिम था। स्वाभाविक रूप से वह अतिरिक्त सावधान था और यहां तक कि आकाश से अधिक लाभ देने के लिए भी चाहता था। वह चाहता था कि गुप्ता समूह के पास परियोजना में 60% स्टॉक अधिकार हो, शक्ति कॉर्प के लिए केवल 40% छोड़ दें। बेशक आकाश सहमत नहीं होगा। दोनों पक्षों द्वारा 100 अरब का निवेश करने पर शेयरधारिता को 50% के साथ निष्पक्ष रूप से विभाजित किया जाना चाहिए। शक्ति कॉर्प को बिना कारण 10% स्टॉक अधिकार से वंचित करने पर आकाश ने अपना शांत बनाए रखा और मौके पर नाराज नहीं हुआ, जो पहले से ही काफी प्रशंसनीय था। लेकिन ठीक बातचीत के महत्वपूर्ण क्षण के दौरान नेहा अचानक अंदर घुस गई, उसकी सभी योजनाओं को बाधित कर दिया और सीधे आकाश को नाराज कर दिया, जिससे वह तुरंत अपनी टीम के साथ चला गया। उसे अभी भी व्यक्तिगत रूप से आकाश को फोन करने की जरूरत थी ताकि माहौल का पता चल सके, ये देखने के लिए कि क्या वह गुप्ता परिवार को परियोजना में एक अग्रणी स्थान दिला सकता है और इस प्रकार जोखिम को कम कर सकता है। हालांकि जयंत को यह नहीं पता था कि आकाश इस समय बिल्कुल भी गुस्से में नहीं लग रहा था। अपनी कार में बैठे वह उदासीन और शांत लग रहा था, यहाँ तक कि उसकी नज़र में संतुष्टि का संकेत भी था। ये परियोजना एक जाल थी। यह एक जाल था जिसे खासकर गुप्ता परिवार और गुप्ता समूह के खिलाफ डिजाइन किया गया था। यह मनोरंजक था कि उसने गुप्ता समूह के लिए जो जाल बिछाया था उसे अपूर्व लापरवाही से छीनना चाहता था। आकाश को लगा कि शायद इस बार वह एक तीर से दो शिकार कर सकता है। नेहा के मीटिंग रूम में धमकने का समय बिल्कुल सही था, क्योंकि इसने उसे जाने का एक उत्कृष्ट कारण प्रदान किया जो अन्यथा करना इतना आसान नहीं होता। योगेश, नेहा के लिए इंतजाम कैसे चल रहे हैं? सब कुछ पहले ही तैयार है, लेकिन वह हाल ही में नेहा परिवार में वापस नहीं गई है, इसलिए हमारे इंतजाम अभी तक लागू नहीं हुए हैं। तो उसे वापस जाने का एक रास्ता खोजो। उसका चेहरा बर्बाद करने का समय आ गया है। जी आकाश जी, मैं तुरंत इंतजाम करता हूँ। हम अभी कॉर्पोरेशन वापस नहीं जाएंगे, चलो संगम अस्पताल चलते हैं। समझ गया। सहायक ने कार मोड़ दी और संगम अस्पताल की ओर बढ़ गया। संगम अस्पताल पहुंचने के बाद आकाश कार से उतरा और अस्पताल के लॉबी में प्रवेश किया। इस बार उसने टोपी या मास्क नहीं पहना था और जब वह रास्ते में तस्वीरें लेने या फिल्म बनाने वाले लोगों से मिला तो भी उसे बुरा नहीं लगा। वह अब अकेला था और प्रीति का पीछा कर रहा था। अब उसे जनता की नज़र से बचने की जरूरत नहीं थी। आकाश, शक्ति कॉर्प का सीईओ, प्रीति के क्लिनिक के बाहर अपनी ऑडी से उतरा। उसने अस्पताल में प्रवेश किया। लोगों ने साफ तौर पर नहीं सोचा था कि आकाश किसी लड़की के पीछे अस्पताल आया है। वे मान रहे थे कि वह इलाज के लिए आया है और अटकलें लगाने लगे कि एक जवान और अमीर वारिस को कौन सी बीमारी हो सकती है। कुछ लोगों ने तो आकाश के अस्पताल आने का वीडियो भी इंटरनेट पर एक सनसनीखेज शीर्षक के साथ डाल दिया, शक्ति कॉर्प के सीईओ गंभीर रूप से बीमार, अस्पताल में भर्ती। वीडियो ने तुरंत अटकलों को हवा दे दी। कुछ ने सोचा कि वह मामूली जांच के लिए आया है, जबकि दूसरों ने अनुमान लगाया कि वह बीमार नहीं है, बस एक बीमार रिश्तेदार से मिलने आया होगा, क्योंकि श्रीमती वर्मा की उम्र हो चुकी थी और उन्हें दिल की धड़कन की वजह से कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। कुछ ने यह भी अनुमान लगाया कि उन्हें कोई जानलेवा बीमारी है, ये तर्क देते हुए कि गुप्ता परिवार के पास अपने पारिवारिक डॉक्टर होंगे और मामूली समस्याओं को घर पर ही ठीक किया जा सकता था, केवल गंभीर स्थिति ही उन्हें अस्पताल ला सकती थी। निश्चित रूप से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने वीडियो बनाने वाले की आलोचना की। उन्होंने बताया कि आकाश स्थिर कदमों से अस्पताल में दाखिल हुआ था और वीडियोग्राफर ने न केवल बिना अनुमति के फिल्म बनाया बल्कि उनकी गंभीर बीमारी की अफवाह भी फैलाई, जो कि बहुत गैर जिम्मेदाराना था। आकाश इन सबसे अनजान अपने सहायक योगेश को लेकर प्रीति के दफ्तर पहुंचा, पर वह वहां नहीं थी। एक नर्स से पूछने पर योगेश को पता चला कि वह एक वनस्पति रोगी वेजिटेटिव पेशेंट पर एक्यूपंक्चर करने गई है। इसलिए आकाश सीधे मरीज के कमरे की ओर बढ़ा। हालांकि जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसे प्रीति और एक वनस्पति रोगी के अलावा बैसाखी के सहारे खड़ा एक आदमी दिखाई दिया। आदमी का चेहरा बुरी तरह विकृत था, वह बेहद कमजोर था और उसका एक पैर दूसरे से छोटा था, इसलिए संतुलन बनाए रखने के लिए उसे अपनी बैसाखी पर निर्भर रहना पड़ता था। ये वह व्यक्ति था जिसे आकाश ने पहले भी देखा था। जब प्रीति पहले वनस्पति रोगियों का इलाज कर रही थी, तब वह उसके बगल में था और उसे इस विकृत व्यक्ति की हल्की सी याद थी। अप्रत्याशित रूप से वह प्रीति की देखभाल से जाग गया था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वह प्रीति के आसपास घूम रहा था, मानो वह उसका सहायक हो। आकाश को अपने दिल में कुछ असहजता महसूस हुई। प्रीति के करीब आने वाले किसी भी आदमी से वह असहज हो जाता था, भले ही वह आदमी विकृत ही क्यों न हो। प्रीति ने आकाश को अंदर आते देखा तो उसने हल्के से भौहें सिकुड़ी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकलो, मैं मरीज का इलाज कर रही हूँ और तुम दर्शक बनकर नहीं रह सकते। आकाश का चेहरा 2 डिग्री और ठंडा हो गया। जब तुमने पहले मरीजों का इलाज किया था तो तुमने मुझे कभी देखने से नहीं रोका। यहाँ मेरे अलावा और भी दर्शक हैं, तो तुम केवल मुझे ही क्यों बाहर निकाल रही हो? प्रीति ने उसे घूर कर देखा और 517 नंबर वाले आदमी की ओर इशारा किया। यह मेरा सहायक है, जाहिर है ये देख सकता है। तुम नहीं, सहायक। यह आकाश की अभिव्यक्ति और भी ठंडी हो गई। तुम्हें ऐसे सहायक की क्या जरूरत है जो कुछ ही समय पहले वनस्पति अवस्था से जागा हो और मुसीबतें मोल ले रही हो, बोझ उठा रही हो? प्रीति ने अनजाने में 517 नंबर वाले आदमी की ओर देखा। उसे चिंता थी कि कहीं वह ऐसे शब्दों से आहत न हो जाए, लेकिन 517 ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, बस शांति से आकाश को देखता रहा। उसके दागदार चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हालांकि उसकी चेहरे की त्वचा इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थी कि शायद वह चाहकर भी कोई विशिष्ट भाव नहीं बना सकता था। आकाश कहीं कुछ और हानिकारक न कह दे, इस चिंता में प्रीति ने अस्थायी रूप से इलाज रोक दिया और आकाश को कमरे से खींचकर अपने दफ्तर ले गई।
प्रेसिडेंट आकाश, कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दें। ये जानते हुए कि मरीज 517 अभी अभी होश में आया है, आप इतने आपत्तिजनक तरीके से कैसे बात कर सकते हैं? क्या होगा अगर वह उत्तेजित हो जाए? मैंने इतनी मेहनत की है कि आखिरकार उसे होश में ला पाई हूँ। क्या आप मेरे श्रम के परिणाम और मेरे मरीज का सम्मान नहीं कर सकते? आकाश का व्यवहार उदासीन रहा। जो मैंने कहा वह सच है। उसे सहायक के रूप में रखना वास्तव में अपने ऊपर बोझ डालना है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो होश में आने के बाद उसकी याददाश्त चली गई है ना? इसीलिए वह घर न जाकर तुम्हारे अस्पताल में रह रहा है। जिस व्यक्ति की कोई याददाश्त ना हो और शरीर कमजोर हो, अगर वह बोझ नहीं है तो क्या है? वह तुम्हें क्या मदद दे सकता है? ज्यादा संभावना है कि वह बस परेशानी पैदा करेगा। प्रीति जानती थी कि उसका आईक्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि इतनी संक्षिप्त बातचीत से वह 517 नंबर वाले की भूलने की बीमारी और बेघर होने की समस्याओं का पता लगा लेगा। वाकई भगवान न्यायप्रिय हैं। उन्होंने आकाश का भावनात्मक भागफल इमोशनल क्वोशंट ले लिया, लेकिन उसे एक असाधारण रूप से उच्च बुद्धिमत्ता भागफल इंटेलिजेंस क्वोशंट प्रदान किया। 517 नंबर बोझ नहीं है। प्रीति ने धीरे से सिर हिलाया। वह बस एक दयालु व्यक्ति है, खोया हुआ है और याददाश्त खोने के कारण जीवन में दिशा नहीं खोज पा रहा है। उसे सहायक की पदवी देना केवल इस भ्रमित अवधि में उसकी मदद करना है। उसकी स्थिति को देखते हुए वह अंततः अपनी याददाश्त वापस पा लेगा। वह बहुत लंबे समय तक मेरा सहायक नहीं रहेगा, उसे अपने जीवन में वापस लौटना है। इतने सारे दयालु लोग हैं, क्या तुम उन सब की मदद करती हो? मैंने तुम्हें कभी मेरी मदद करते क्यों नहीं देखा? तुम अपूर्व की मदद करती हो, तुम गुल की मदद करती हो, तुम वनस्पति रोगियों की मदद करती हो, लेकिन तुम मेरी मदद नहीं करती। क्योंकि तुम पहले से ही मजबूत हो, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है। अगर तुम्हें जरूरत भी हो तो भी मैं मदद नहीं करूंगी। ये काफी है कि मैं तुम्हें परेशानी नहीं दे रही हूँ। तुम फिर भी मुझसे मदद की उम्मीद करते हो। क्या तुम सपना देख रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि हमारा रिश्ता क्या है? आकाश अचानक चुप हो गया। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में प्रीति की मदद मांगने का उसे कोई अधिकार नहीं था, और सच में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसके लिए उसे उसकी मदद की जरूरत हो। वह बस यह नहीं देखना चाहता था कि प्रीति अन्य पुरुषों की मदद करे और उनके करीब जाए। साफ शब्दों में कहें तो उसे ईर्ष्या हो रही थी कि वे उसकी मदद पा सकते हैं। थोड़ी देर बाद उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से प्रीति के गाल को छुआ। तुम्हारे चेहरे पर चोट अभी भी इतनी गंभीर क्यों है? ये कल रात तो कम हो गई थी। तुम्हें क्या हुआ? क्या नेहा फिर से तुम्हें ढूंढने आई थी? प्रीति ने अपना चेहरा मोड़ लिया, उसे अपने गाल को छूने नहीं दिया। तुम बहुत ज्यादा सवाल पूछते हो। मैं जवाब देने से इनकार करती हूँ। लेकिन आकाश ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने आलिंगन में खींच लिया। प्रीति उसकी मजबूत छाती से टकराई, वह ऊपर देखे बिना न रह सकी। मुझे छोड़ो। आकाश ने उसके चेहरे को करीब से देखा। उसकी आवाज में संदेह का संकेत था। यह नई चोट नहीं लगती। तुम्हारा चेहरा सूजा हुआ और नीला पड़ा है, लेकिन घाव सच में भर गया है, और यह काफी अच्छी तरह से भर रहा है। क्या तुम्हारी दादी ने कोई नई दवा बनाई है, ऐसी जो घाव को भर सके और तुम्हारे चेहरे को डरावना दिखा सके? तुम किसे डराने की कोशिश कर रही हो? प्रीति की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह बहुत डरावना था। उसका आईक्यू बहुत ऊंचा था। वह उससे बातचीत नहीं कर सकती थी। उससे बात करना तो दूर की बात थी, कहीं वह उसे मिनटों में ही पहचान न ले। आकाश की उंगलियां एक बार फिर उसके गाल को सहलाने लगी, लेकिन इस बार उसने चोट वाली जगह को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि धीरे से दबाया। अब दर्द नहीं होता। दर्द होता है। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। सच में दर्द होता है। मेरे चेहरे को छूना बंद करो। ढोंग करना बंद करो। तुम्हारे घाव में अब दर्द नहीं होता। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने अपना चेहरा फिर से नीला और सूजा हुआ कैसे कर लिया, लेकिन जाहिर है कि तुम्हारी दादी की दवा हमेशा की तरह बहुत प्रभावी है। हालांकि आकाश का लहजा उदासीन था, लेकिन उसके दिल में राहत और आभार की भावना थी। ये भाग्यशाली था कि उसकी दादी के पास चमत्कारी चिकित्सा कौशल और कुछ गुप्त दवाएं थीं जो आउटसाइडर्स के साथ साझा नहीं की जाती थीं। अन्यथा प्रीति की चोटों को ठीक होने में कई दिन लग सकते थे। उसे शायद बहुत लंबे समय तक तकलीफ झेलनी पड़ती। वह प्रीति के घायल गाल को फिर से छूने से खुद को रोक न सका। क्या नेहा आज तुम्हें ढूंढने आई थी? क्या उसने तुम्हें परेशान किया? प्रीति ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। आकाश की उंगलियों से बचते हुए, वह फिर से आई थी, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्या तुम मेरी निगरानी कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारी निगरानी करने की हिम्मत करूंगा? अगर मैंने तुम्हारी निगरानी की तो मुझे फिर से थप्पड़ पड़ जाएगा। आकाश ने अभी भी उसकी कलाई पकड़ी हुई थी। अपना हाथ धीरे धीरे नीचे सरकाकर अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों से उलझा लिया। मैं आज एक गुप्ता परिवार की मीटिंग में था। बीच में नेहा अंदर घुस आई, जयंत से हिसाब चुकता करने के लिए। वह गुस्से में आग बबूला थी, और मेरा पहला विचार था कि उसका तुम्हारे साथ फिर से कोई झगड़ा हुआ है। फिर मैंने जल्दी मीटिंग खत्म करने का मौका लिया। उसने रुका, ये संकेत देते हुए कि वह उसी के लिए आया था। प्रीति उसकी उलझी हुई उंगलियों से थोड़ी घबरा गई। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आकाश ने उसे और कसकर पकड़ लिया। उसने अपना सिर नीचे किया, उनके जुड़े हुए हाथों को देखा, और कुछ हद तक अनमने ढंग से जवाब दिया। वह मुझे डांटने आई थी और मैंने उसे पलटकर डांटा। अब तक तो वह गुस्से से मरने वाली होगी। तुम सच में लोगों के दिमाग में घुसना जानती हो। ऐसा लगता है कि जब तक तुम हाथ पांव का इस्तेमाल नहीं करती, वह हावी नहीं हो सकती। प्रीति ने सिर उठाया, हल्के से इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। अगर हम हाथ पांव का इस्तेमाल भी करते तो भी वह हावी नहीं हो पाती। आकाश ने हल्के से भौहें से कुड़ी। तो तुम कह रही हो कि तुमने जानबूझकर उसे हावी होने दिया? तुम जानबूझकर घायल हुई? प्रीति ने अपना चेहरा मोड़ लिया, स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। नहीं, मैं बस तैयार नहीं थी। आकाश ने उसकी ठोड़ी दबाकर उसे देखने के लिए मजबूर किया। तुम दूसरों को मूर्ख बना सकती हो, पर मुझे नहीं। मैं तुम्हारी क्षमताएं जानता हूं।
अगर तुम घायल नहीं होना चाहती तो एक इंजेक्शन ही काफी था। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारी क्या योजना या इरादे हैं, लेकिन अब से तुम्हें इस तरह के महंगे तरीके से खुद को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं है। यह मत सोचो कि अच्छी दवा होने से तुम्हें लापरवाही से घायल होने का अधिकार मिल जाता है। प्रीति चुपचाप उसे देखती रही। उसका चेहरा सुंदर और उत्तम था, उसकी आंखें गहरी और उदासीन थीं। हालांकि अगर वह अपनी उदासीनता को कम करता, बस थोड़ी सी गर्माहट दिखाता, तो किसी को यह महसूस होता कि उसकी नज़र गहरे स्नेह से भरी है। जब वह उस अभिव्यक्ति के साथ उसे देखता था, जब वह उस लहजे में उससे बात करता था, तो उसे हमेशा ये भ्रम होता था कि वह उसे पसंद करता है, कि वह उसकी परवाह करता है। उनकी शादी से पहले उसे कभी कभार यह भ्रम होता था, लेकिन 5 साल की अवधि में ऐसे पल केवल कुछ ही थे। लेकिन अब ये भ्रम अधिक बार और तीव्र होते जा रहे थे। काफी अस्वाभाविक रूप से उसने उसे छेड़ा नहीं या उसे दूर नहीं धकेला। उसके व्यवहार से प्रभावित होकर आकाश ने धीरे से उसे अपनी बाहों में खींचा और हल्के से उसे चुंबन दिया। जैसे ही प्रीति को होश आया, उसने तुरंत उसे धक्का दिया। बाहर जाओ, मुझे अब काम करना है। हालांकि आकाश उसकी कुर्सी पर बैठ गया। अगर तुम्हें मेरे इलाज के दौरान साथ रहने से आपत्ति है तो मैं तुम्हारे दफ्तर में इंतजार करूंगा। जब तुम काम खत्म करोगी तो मैं तुम्हें खाने के लिए बाहर ले चलूंगा। एक कॉर्पोरेशन के सीईओ और तुम इतने खाली हो। तुम्हें कॉर्पोरेशन वापस नहीं जाना। मैंने तुम्हें बताया है, मैंने कॉर्पोरेशन की विरासत छोड़ दी है। अब यह मेरा नहीं है, यह मेरे भतीजे का है। मैं इतनी मेहनत क्यों करूंगा? कॉर्पोरेशन को बस अपनी वर्तमान स्थिति बनाए रखने और लाभ को स्थिर करने की जरूरत है, और मैं अपने भाई के प्रति अपना कर्तव्य निभा चुका हूं। प्रीति थोड़ी देर रुकी। उसे याद आया कि वह भूल गई थी कि उसने अपने परिवार की विरासत छोड़ दी थी। वह वास्तव में दूसरों से अलग था। जहां दूसरे परिवार की संपत्ति और उत्तराधिकार के अधिकारों के लिए जी जान से लड़ते थे, भाई भी एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंप देते थे। जयंत ने तो अपने भाई के लिए कार दुर्घटना तक की व्यवस्था कर दी थी, उसे कॉर्पोरेशन के पावर सेंटर से बाहर निकालने के लिए। लेकिन जब आकाश ने कहा कि वह इसे छोड़ देगा, तो उसने बस ऐसा कर दिया। प्रीति ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम अपने काम से कैसे निपटते हो यह मेरी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे दफ्तर में मेरा हुक्म चलता है। तुम यहाँ नहीं रुक सकते और मैं तुम्हारे साथ खाने पर नहीं जाऊंगी। काम के बाद मैं दादी को लेने जा रही हूँ और उन्हें घर ले चलूंगी। आकाश ने उदासीनता से जवाब दिया। तुम्हें उन्हें लेने की जरूरत नहीं है, श्रीमती वर्मा उन्हें लेने जाएंगी। वह आज रात दादी के साथ खाना खा रही हैं। जहां तक तुम्हारी बात है, बस कह देना कि तुम आरुष के साथ खाना खा रही हो। बेशक, अगर तुम ये स्वीकार करने को तैयार हो कि तुम मेरे साथ खा रही हो, तो और भी अच्छा है। प्रीति ने उसे देखकर भौहें सिकोड़ी। क्या उसने पहले से ही सब कुछ व्यवस्था कर दी थी? अगर दादी और श्रीमती वर्मा साथ में खाना खा रही हैं, तो मैं उनके साथ शामिल हो जाऊंगी और मैं आरुष को भी आमंत्रित करूंगी। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा रही हूँ। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे कुछ भी हजम नहीं होता। आकाश का चेहरा हरा पड़ गया। तुम्हें मैं बदसूरत लगता हूँ? हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में शिकायत नहीं की है, फिर भी तुम्हें मैं बदसूरत लगता हूँ। प्रीति ने अनजाने में अपने सूजे हुए और बैंगनी चेहरे को छुआ, जो उसने इस्तेमाल की गई हल्के जहरीले दवा से बनाया था, और हंस दी। अगर बदसूरत होने से तुम मुझसे घृणा करोगे तो मैं हर दिन ऐसी ही बदसूरत रह सकती हूँ। आकाश खड़ा हुआ और वापस उसके पास चला गया। तुमने जानबूझकर अपने चेहरे के साथ ऐसा किया है ना? पहले मैंने सोचा था कि यह नेहा या जयंत को डराने के लिए था, लेकिन पता चला कि यह मुझे डराने के लिए था। किसके लिए था इससे फर्क नहीं पड़ता, जब तक इसने तुम्हें डरा दिया ये कीमती था। तुम मुझे डरा नहीं सकती। क्या ऐसा है? तो फिर प्रेसिडेंट आकाश ने अभी अभी क्यों कहा कि यह काफी अच्छा है कि तुम्हें मैं घिनौनी नहीं लगी? ये स्पष्ट है कि तुम भी मेरे चेहरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारा चेहरा देखकर मेरी भूख मर गई? अगर मैं सच में तुम्हारे चेहरे से घृणा करता तो क्या मैं तुम्हें चुंबन देता? तुम कुछ भी बन जाओ, मुझे परवाह नहीं है। ये तुम हो जो हर दिन मुझ में खामियां ढूंढती रहती हो। मैंने तुम्हारे चुंबन के लिए नहीं कहा, मुझे तुम बस नापसंद लगते हो और मैं तुम पर उंगली उठाती हूँ। क्या तुम अब जा सकते हो? मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। आकाश उसे फिर से लोगों को भगाने की शुरुआत करते हुए सुनकर जानता था कि उसने अपने कमी क्यू के कारण उसे फिर से उकसाया होगा। वह और कुछ कहना चाहता था, लेकिन प्रीति ने उसे मौका नहीं दिया। सीधे दफ्तर से बाहर निकलकर अपने मरीजों का इलाज जारी रखने लगी। आकाश ने हल्के से भौहें सिकोड़ी, एक आह के साथ उसे जाते हुए देखा और फिर वह भी उसके दफ्तर से निकल गया। सहायक योगेश ने उसका उदास चेहरा देखा, आगे बढ़ा और दबी आवाज में पूछा, प्रेसिडेंट आकाश, क्या आपने मिस प्रीति को फिर से नाराज कर दिया? आकाश ने उसे एक ठंडी नजर डाली। इतनी गपशप क्यों? क्या तुम हाल ही में अपने काम में बहुत आराम से रहे हो? नहीं, यह एक सहायक का कर्तव्य है कि वह बॉस की चिंताओं को साझा करे। आपका अपनी पत्नी को पटाने का मुख्य काम सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, और जाहिर है मुझे मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। आखिरकार अगर आप खुश हैं तो मेरे दिन भी बेहतर होते हैं। पत्नी शब्द ने अप्रत्याशित रूप से आकाश को थोड़ा और आराम महसूस कराया। उसने उदासीनता से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? मैंने आपके लिए कुछ किताबें खरीदी हैं जो आपकी वर्तमान मुश्किल में मददगार हो सकती हैं। आकाश को केवल कार में बैठने पर ही सहायक द्वारा दी गई किताबें दिखीं। आकर्षक बातें, लोगों को आपको पसंद कराना, 1 मिनट में एक महिला का दिल समझना सिखाना, 3 वाक्यों में उसे पूरे दिन गर्मजोशी देना, अच्छी पुरुषों की प्यार करने वाली महिलाओं के लिए मारक तकनीकें, charismatic speaking, making people like you, teach you to understand a woman's heart in a minute, 3 sentences to warm her all day, good men's killing techniques for loving women। आकाश ने शीर्षकों पर भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया। उसकी बर्फीली नजर एक चाकू की तरह उसके सहायक के चेहरे पर फिर गई। सहायक जानता था कि उससे सवाल पूछा जा रहा है और उसने जल्दी से कहा, प्रेसिडेंट आकाश, किताबों को उनके कुछ चीजी शीर्षकों से मत आंकिए, लेकिन सामग्री काफी ठोस है।
आप उन्हें पढ़ सकते हैं, कुछ गुर सीख सकते हैं। आप कॉपरेशन को प्रबंधित करने के लिए जिस तरीके का उपयोग करते हैं उसे मिस प्रीति को पटाने में उपयोग नहीं कर सकते, या आप बस उसे और दूर धकेल देंगे। आकाश का माथा और गहरा हो गया, फिर भी यह कुछ समझ में भी आ रहा था। उसने अपना सिर नीचे किया और आधे संदेह आधे विश्वास के साथ एक किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। प्रीति को नहीं पता था कि आकाश ने पहले ही किताबों से हाई IQ कौशल सीखना शुरू कर दिया था। उसने नस से जाना कि वह चला गया है और उसे राहत महसूस हुई। मरीज 517 उसकी स्पष्ट रूप से आराम महसूस करने वाली मुद्रा को देखकर झिझकते हुए पूछा, डॉक्टर प्रीति, वह व्यक्ति अभी अभी आपका दोस्त था, क्या वह आपको पटाने की कोशिश कर रहा है? प्रीति ने निर्णायक रूप से सिर हिलाया, दोस्त नहीं। वह मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? वह मेरा दुश्मन जैसा है। दुश्मन? अगर वह आपका दुश्मन है तो वह मेरा भी दुश्मन है। प्रीति हंस दी, उसकी जरूरत नहीं है। मेरे दूसरों के साथ झगड़े मेरी अपनी चिंताएं हैं। तुम्हें अपनी पसंद के अनुसार दोस्त बनाने चाहिए, मेरी चिंता किए बिना। मरीज 517 ने बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिया। वह वास्तव में प्रीति के दोस्त के साथ कुछ अस्पष्ट परिचितता महसूस कर रहा था। ये भावना दूसरी बार प्रकट हुई थी, पहली बार प्रीति के लिए ही थी। उसे लगा कि अपनी याददाश्त खोने से पहले उसने शायद प्रीति के दोस्त को जाना होगा। यहाँ तक कि उसने शायद प्रीति को भी जाना होगा। दुर्भाग्य से उसका चेहरा विकृत हो गया था और उसकी स्वर रज्जुओं को भी नुकसान पहुंचा था, इसलिए भले ही वह उन्हें जानता हो, वे उसे पहचान नहीं सकते थे। वह अंदर से चिंतित महसूस कर रहा था। वह अपनी याददाश्त वापस पाने के लिए उत्सुक था, क्योंकि उसे एक स्पष्ट भावना थी कि अपनी याददाश्त खोने से पहले उसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण करना था, लेकिन अब उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह क्या था। शाम को प्रीति अपने चिकित्सा क्लिनिक से लौटी। जैसा कि आकाश ने कहा था, दादी ने वास्तव में श्रीमती वर्मा के घर पर रात का खाना खाने की योजना बनाई थी और श्रीमती वर्मा ने तो एक ड्राइवर भी भेजा था, उसके काम खत्म होने का इंतजार कर रहा था। आखिरी मरीज को देखने के बाद प्रीति अपनी दादी के साथ श्रीमती वर्मा के निवास पर गई। आखिरकार रात के खाने पर एक और मुंह होने से श्रीमती वर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, उन्हें निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं होगी। जैसा कि उम्मीद थी, जब वे पहुंचे तो श्रीमती वर्मा बहुत खुश थीं। इस बात से चिंतित कि प्रीति को उनके और डॉक्टर शकुंतला, दो बूढ़ी औरतों के साथ बात करते हुए ऊब न हो जाए, उन्होंने आरुष को भी आने के लिए बुलाया। जैसे ही आरुष ने सुना कि प्रीति आ रही है, उसने अपना काम किसी और को सौंप दिया और जल्दी से आ गई। प्रीति को देखते ही वह संदिग्ध हो गई और धीरे से पूछा, यिन, तुम दादी के यहाँ रात का खाना खाने क्यों आए हो? दूसरे भाई ने मुझे कुछ घंटे पहले बताया था कि अगर दादी पूछे तो कहना कि हम साथ में खा रहे थे। क्या तुम्हें दूसरे भाई के साथ नहीं होना चाहिए था? प्रीति केवल सच बता सकी। उसने मुझे रात के खाने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। उसके साथ खाना खाना खुद को यातना देना होगा, है ना? दादी के यहाँ खाना खाना ज्यादा मजेदार है। आरुष खुद को आह भरने से रोक न सकी। मैंने सोचा था कि मैं ही अकेली हूँ जिसे दूसरे भाई के साथ खाना खाना यातना लगता है। वह वाकई कुछ और है। इतना सुंदर चेहरा होने के बावजूद उसे देखकर खाने का स्वाद ही चला जाता है। प्रीति उसके मजाक पर हंस दी। आज मैंने भी उससे कहा कि मैं उसका चेहरा देखकर खाना नहीं खा सकती और वह बहुत नाखुश था। तुम ही अकेली हो जो उसे ऐसा कहने की हिम्मत करती हो। मैं हिम्मत नहीं करती, उसकी एक नज़र ही मुझे चुप करा सकती है। वे बात कर ही रहे थे कि उन्हें अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। ऊपर देखने पर उन्होंने देखा कि जिस आदमी के बारे में वे बात कर रहे थे वह पहले से ही उनके सामने खड़ा था। आरुष की आंखें फटी रह गईं और उसका चेहरा पीला पड़ गया। दूसरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसे चिंता थी कि उसने उन्हें उसकी बुराई करते हुए सुन लिया होगा। आकाश को संदेह होने लगा था कि हर बार जब आरुष उसे हकलाती हुई द कहती थी तो वह वास्तव में उसे कोस रही होती थी, लेकिन उसका इरादा ऐसे कम IQ वाले प्राणी पर ध्यान देने का नहीं था। उसने सबसे पहले श्रीमती वर्मा और डॉक्टर शकुंतला का अभिवादन किया, फिर सीधे प्रीति के बगल में बैठ गया। प्रीति ने भौहें से कोड़ी, ये सोचकर कि वह यहाँ क्या कर रहा है। उसकी दादी मौजूद थी और उनके चेहरे से स्पष्ट था कि वह उसे कितना नापसंद करती हैं। फिर भी उसे डांट पड़ने का कोई डर नहीं था। हालांकि ये श्रीमती वर्मा का विला था और आकाश श्रीमती वर्मा का अपना पोता था, इसलिए प्रीति के लिए उतना स्पष्टवादी होना आसान नहीं था जितना वह अपने दफ्तर में होती थी और उसे जाने के लिए कहती थी। लेकिन ये कोई बात नहीं थी कि वह नहीं बोली, क्योंकि डॉक्टर शकुंतला ने बोला, प्रेसिडेंट आकाश पहले ही इनको तलाक दे चुके हैं। क्या यह उचित नहीं है कि आप अब उसके बगल में बैठे हैं, और क्या यह अधिक उचित नहीं होगा कि आप उससे बचें? इसके अलावा मेरे और इनके यहाँ होने से आपको भोजन में शामिल होना ठीक नहीं लगता, क्या आपको नहीं लगता? जब डॉक्टर शकुंतला ने बात की तो उनके चेहरे पर मुस्कान का कोई संकेत नहीं था। उनका गंभीर व्यवहार उन्हें बहुत आधिकारिक लग रहा था, जिससे एक मजबूत दबाव की भावना पैदा हो रही थी। इसके अलावा जबकि दूसरे गुप्ता परिवार को मान दे सकते थे, श्रीमती वर्मा को नहीं, वह सीधे किसी को जाने के लिए कह सकती थी, क्योंकि हर पहलू में गुप्ता परिवार प्रीति का कर्जदार था। प्रीति अपनी कम उम्र में पहले ही आकाश से नुकसान उठा चुकी थी, जिससे तलाक और एक गर्भपात हुआ था। ये पहले से ही काफी संयम था कि उसने आकाश को थप्पड़ नहीं मारा। डॉक्टर शकुंतला की उपस्थिति में आकाश ने खुद को नियंत्रित किया और यहाँ तक कि कम आत्मविश्वासी भी दिखाई दिया। उसका चेहरा दूसरों का सामना करने की तुलना में उतना ठंडा नहीं था। तलाक मेरी गलती थी और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सुधारने का एक मौका दे सकती हैं। डॉक्टर शकुंतला ने मजबूती से कहा, गलती एक गलती है, सुधार बेकार हैं। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। मैं तुम्हें कभी भी इनके साथ फिर से शामिल होने की अनुमति नहीं दूंगी। उसने पहले ही एक बार गलत आदमी से शादी कर ली है और वह दूसरी बार वह गलती नहीं कर सकती। आकाश जानता था कि डॉक्टर शकुंतला को जीतना मुश्किल होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना मुश्किल होगा।
डॉक्टर शकुंतला का उसे स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। वास्तव में उन कर्मों से जिनसे उसने अतीत में प्रीति को दुख पहुंचाया था, अब सबसे कड़वा फल मिला था और इस फल को वह केवल निगल ही सकता था। आकाश मानसिक रूप से तैयार होकर आया था, इसलिए उसके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं था। उसने सीधे डॉक्टर शकुंतला की आंखों में देखा। उसका लहजा गंभीर था। मुझे लगता है आस्था की स्थिति के बारे में आपको पता होगा। वह सब एक गलतफहमी थी। उसका बच्चा मेरा नहीं है और मेरे मन में उसके लिए कभी कोई भावना नहीं रही। शुरू से अंत तक मेरे लिए सिर्फ प्रीति ही रही है। बस मुझे पहले इसका एहसास नहीं हुआ था। उसे खोने के बाद ही मैं समझ पाया कि वह कितनी जरूरी है। मैं अब ऐसी गलती नहीं करूंगा और प्रीति को फिर से दुख नहीं पहुंचाऊंगा। पास खड़ी आरुष, जो सब देख रही थी, सदमे में करा उठी और उसने धीरे से प्रीति के कपड़े खींचे, फुसफुसाते हुए कहा, छोटे भाई साहब, इतने लोगों के सामने तुम्हें इजहार करने की कितनी हिम्मत है। प्रीति ने उसका इजहार पहले भी सुना था, हालांकि इतना औपचारिक नहीं, लेकिन उसने वास्तव में यह एक से अधिक बार कहा था, इसलिए वह हैरान तो थी पर ज्यादा अचंभित नहीं हुई। श्रीमती वर्मा आश्चर्य से अपने पोते को देख रही थी। वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि वह अपनी भावनाओं को लेकर कितना संयमित है और उसे अपनी भावनाओं का एहसास होने में कितनी देर लगती है। वह इतने लोगों के सामने कह सकता था कि वह प्रीति को पसंद करता है। यह इस बात का सबूत था कि इस बार वह वास्तव में उसकी कदर करता है। सिर्फ डॉक्टर शकुंतला शांत और अटल रही, आकाश की बातों से अविचलित। बाकी औरतों के साथ जो हुआ वह गलतफहमी थी या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उसे पसंद करते हो या नहीं, ये भी असंगत है। जरूरी यह है कि तुमने यिनिन के बाद दूसरी औरत को रखा। तुमने एक दूसरी औरत को प्राथमिकता दी, यिनिन के जीवन और मृत्यु की पूरी तरह से अनदेखी की। तुम निर्दयी और बेवफा हो, शादी को बच्चों का खेल समझते हो। मेरे लिए तुम में कोई विश्वसनीयता नहीं है। तुम्हारे वादे महज कोरे चेक हैं। मैं ये बुढ़िया एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करती। आकाश उनकी बातों से इतना शर्मिंदा हुआ कि वह काफी देर तक चुप रहा। श्रीमती वर्मा ने जब उसे निरुत्तर देखा तो उन्हें लगा कि वह इसका हकदार है, फिर भी उन्हें उसके लिए बुरा लगा। आखिरकार वह उनका अपना पोता था, जिसे आखिरकार अकलाई थी और जिसने प्रीति को महत्व देना सीखा था, लेकिन अब उसी ने उसे अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने डॉक्टर शकुंतला का हाथ थपथपाया और तनाव भरे माहौल को हल्का करने के लिए मुस्कुराई। मेरा पोता सचमुच इस सब का हकदार है। मैंने उसे पहले भी कई बार डांटा है। वह बचपन से ही चतुर रहा है, खुद को अजेय समझता था कि उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। अब आखिरकार वह गिरा है और यह काफी संतोषजनक है। उसे बस आप जैसी किसी बड़ी की जरूरत थी जो उसे सबक सिखाए, वरना मैं भी उसे नियंत्रित नहीं कर पाती। डॉक्टर शकुंतला आकाश को और डांटना चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने श्रीमती वर्मा को अपने पोते के लिए उदास देखा तो वह केवल आह भर सकी, हम पुरानी सहेलियां हैं। मैं अपने असली जज्बात आपसे नहीं छिपाऊंगी। यिनिन मेरी आंखों का तारा है और मैंने उसे बेहद प्यार से पाला है। घर पर उसका जीवन सरल और खुशहाल रहा है। मेरी कोई और इच्छा नहीं है। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि इस बच्ची का भविष्य भी सरल और खुशहाल रहे। आपका वर्मा परिवार अपने ऊंचे रुतबे के साथ यिनिन के लिए उपयुक्त नहीं है। शुरू में जब उसने आपके पोते से शादी करने की जिद की तो मैं सहमत नहीं थी, लेकिन वह अड़ी रही, यहाँ तक कि छुप छुप कर रोई भी। और आपकी एक पुरानी सहेली की गारंटी के साथ मैं अनिच्छा से मान गई। लेकिन परिणाम आपके सामने है। वह खुश नहीं थी। शादी के बमुश्किल 3 महीने हुए थे कि आपका पोता तलाक चाहता था। ये कैसा जिम्मेदार आदमी करता है। इसके अलावा तलाक के बाद यिनिन रातों रात बदल गई, जैसे उसे एक ही झटके में बड़ा होने के लिए मजबूर किया गया हो। वह बहुत अधिक समझदार बन गई। कभी की भोली और खुशमिजाज लड़की अब प्यार पर विश्वास नहीं करती। यह मेरे दिल को तोड़ता है, सच में। इसलिए अब उन दोनों को एक दूसरे के साथ शामिल न होने दें। आखिरकार आपके पोते के पास औरतों की कमी नहीं है और यिनिन को भी चाहने वालों की कमी नहीं होगी। अब से ये सबसे अच्छा है कि हर कोई एक दूसरे को परेशान किए बिना अपना अपना जीवन जिए। संक्षेप में, वह दोबारा उनके एक साथ होने के लिए सहमत नहीं होंगी। बहस के लिए कोई जगह नहीं थी। श्रीमती वर्मा निश्चित रूप से जानती थी कि डॉक्टर शकुंतला का क्या मतलब है। वह पहले भी कई बार टोल लेने की कोशिश कर चुकी थी और हर बार डॉक्टर शकुंतला का जवाब एक जैसा था। उन्हें आकाश का अतीत का व्यवहार पसंद नहीं आया और वह प्रीति को उससे दोबारा शादी करने की इजाजत नहीं देंगी। उन्होंने प्रीति की ओर देखा। यिनिन, तुम क्या सोचती हो? क्या तुम आकाश को एक और मौका देने को तैयार हो? प्रीति ने श्रीमती वर्मा की ओर देखा और कहा, दादी, मेरे विचार भी डॉक्टर शकुंतला जैसे ही हैं। ये बेहतर है कि हम सभी अपना अपना जीवन जिएं और एक दूसरे को परेशान न करें। यद्यपि श्रीमती वर्मा कुछ दुखी और निराश थी, फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है दादी, तुम्हारे चुनाव का सम्मान करती हैं। फिर वह अपने पोते की ओर मुड़ी। आकाश, अब तुम चले जाओ। जब यिनिन भविष्य में यहाँ आएगी तो तुम्हें दिखाई नहीं देना है। तुम्हारे आते ही हमारे खाने का माहौल खराब हो जाता है। तुम नालायक लड़के, देर सबेर तुम मुझे मार ही डालोगे। आकाश को उम्मीद नहीं थी कि एक दिन वह सबके विरोध का लक्ष्य बन जाएगा और इतना नापसंद किया जाएगा। लगता था कि अगर वह वहां रुका रहा तो वे खाना नहीं खा पाएंगे, इसलिए वह केवल उठकर बाहर निकल पाया। उसका सहायक योगेश कार में उसका इंतजार कर रहा था। ये देखकर कि वह इतनी जल्दी बाहर आ गया और उसका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था, सहायक समझ गया कि मुलाकात ठीक नहीं रही। अध्यक्ष आकाश, कहाँ चलें? घर। आकाश ने केवल 2 शब्द उदासीनता से कहे और फिर पिछली सीट पर बैठकर चुप हो गया। पूरे रास्ते वह खिड़की से बाहर देखते हुए अन्यमनस्क लग रहा था। कागजों में सिर घुसाकर काम में व्यस्त नहीं था जैसा कि वह पहले किया करता था। सहायक ने खुद को पूछने से नहीं रोक पाया, अध्यक्ष आकाश, क्या आपको डांट पड़ी? आकाश ने उसकी ओर देखा। तुम अब बहादुर हो गए हो, कुछ भी पूछने की हिम्मत कर रहे हो। सहायक का दिल धड़क गया, लेकिन फिर भी उसने दृढ़ता से कहा, अध्यक्ष आकाश, क्या मैंने जो किताब आपको सिफारिश की थी वह उपयोगी नहीं है?
क्या आपने अभी तक बोलने की कला नहीं सीखी? बाहर निकाले जाने से पहले मुझे किताब में लिखी चीज़ों का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला। उसके दयनीय जवाब को सुनकर सहायक को थोड़ा अफसोस हुआ। ये वास्तव में आपके लिए कठिन है। हार क्यों नहीं मानते? मुझे डर है कि मिस प्रीति आपको माफ नहीं करेंगी। आपको किसी और का पीछा करना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी को भी पसंद कर लेता हूँ? आकाश ने हल्के से भौहें चढ़ाईं। मुझे किसी और के लिए कोई सहनशक्ति नहीं है और न ही कोई और मेरी आंखों को भाता है। सिर्फ प्रीति ही भाती है। अन्यथा वह पहली जगह प्रीति से शादी ही क्यों करता? या अगर उसे प्रीति से शादी करने के लिए मजबूर भी किया गया होता, अगर वह उसे पसंद नहीं करता तो वह उसके साथ सच्चा पति पत्नी नहीं बनता। वह वास्तव में उसके दिल में अलग थी। लेकिन मिस प्रीति अब आपको पसंद नहीं करती और आप चाहे जितना भी पीछा करें ये व्यर्थ है। सहायक ने उसके लिए विलाप किया। काश हमें पता होता कि ऐसा होगा तो आप तलाक के दौरान मिस प्रीति के लिए जानबूझकर चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाते। आपने तलाक समझौते में जानबूझकर 1 लाख रुपए का तलाक मुआवजा भी लिखा। उस समय मिस प्रीति इतनी गुस्से में थी कि उन्होंने तलाक समझौता आप पर फेंक दिया था। इतना समय बीत जाने के बाद आकाश ने आखिरकार सच्चाई बताई। मैंने जानबूझकर ऐसा किया था, लेकिन उसे परेशान करने के लिए नहीं। मैं बस तलाक नहीं चाहता था, आस्था से शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तलाक मुआवजे को 1 लाख पर रखा। मैं जानता था कि जब प्रीति वह राशि देखेगी तो उसे गुस्सा आएगा और वह निश्चित रूप से समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगी। तो आप जानबूझकर तलाक न लेने की कोशिश कर रहे थे। सहायक उसकी बातों से उलझन में पड़ गया। अगर आप उस समय मिस प्रीति को पसंद करते थे और तलाक नहीं चाहते थे तो आपने तलाक का जिक्र ही क्यों किया? आकाश चुप हो गया। उस समय उसकी मानसिकता वास्तव में तलाक चाहने की नहीं थी, लेकिन उसने ये भी नहीं सोचा कि प्रीति इतनी जरूरी थी। इसके विपरीत उसने महसूस किया कि उसके बड़े भाई के अंतिम शब्द अधिक महत्वपूर्ण थे। इस प्रकार बिना किसी झिझक के उसने तलाक का जिक्र किया, यहाँ तक कि श्रीमती वर्मा के अनुरोध पर आस्था से शादी करने के लिए सहमत भी हो गया। लेकिन तलाक का प्रस्ताव रखने के बाद उसे अजीब तरह से असहज महसूस हुआ और उसने तलाक लेने में देरी की। जो वह उस समय नहीं जानता था वह ये था कि इस असहजता का एक और नाम था, अनिच्छा। इससे पहले उसने कभी महसूस नहीं किया था कि वह प्रीति को पसंद करता है। अभी श्रीमती वर्मा के यहाँ आकाश ने डॉक्टर शकुंतला को ये कहते हुए सुना कि यह प्रीति ही थी जिसने उससे शादी करने की जिद की थी। डॉक्टर शकुंतला सहमत नहीं थी और वह इसके लिए छुप छुप कर रोई भी थी। प्रीति ने लंबे समय से उसके लिए भावनाएं रखी थी, फिर भी उसने सोचा कि उसने उससे शादी सिर्फ पैसे के लिए, वर्मा परिवार की आलीशान जिंदगी के लिए की थी। वह वास्तव में उसे बिल्कुल नहीं समझता था। हालांकि वर्तमान कठिनाइयां उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से महसूस कर लिया था कि वह अपने दिल की गहराई में क्या चाहता है, इसलिए वह प्रीति को नहीं छोड़ेगा। जब वह सोच रहा था तो उसका मोबाइल फोन बजा। उसने नीचे देखा और पाया कि यह श्रीवर्ण का था। उसने उत्तर बटन दबाया और श्रीवर्ण की अधिकारपूर्ण आवाज आई, तुम अभी कहाँ हो? क्या बात है? घर आओ, कोई समस्या है? अगर कोई समस्या नहीं होती तो क्या मैं तुम्हें ढूंढता? आकाश की आवाज में चिड़चिड़ापन का एक निशान था। अगर कुछ है तो जल्दी बोलो, अगर नहीं तो मैं फोन काट रहा हूँ। जयंत गुप्ता अपनी बेटी को हमारे घर मिलने लाए हैं। वापस आओ और उनके साथ भोजन करो, और हाँ, तुम गुल के साथ बातचीत कर सकते हो, कुछ भावनाएं विकसित कर सकते हो। आकाश तुरंत श्रीवर्ण के शब्दों के पीछे का मतलब समझ गया। क्या आप चाहते हैं कि मैं गुल से शादी करूं? कोई समस्या है? अगर आपको वह इतनी पसंद है तो आप उससे शादी कर लें। मैं नहीं करूंगा। श्रीवर्ण की आवाज गुस्से में कई सब तक ऊपर चली गई। बकवास बंद करो। उसके परिवार की पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत क्षमताओं के साथ गुल तुम्हारे लिए उपयुक्त से अधिक है। तुम अकृतज्ञ चीज। गुप्ता परिवार के साथ एक गठबंधन विवाह केवल तुम्हें फायदा पहुंचाएगा, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अभी तुरंत वापस आओ। उनका हमारे घर आना केवल विवाह गठबंधन के बारे में नहीं है। आकाश का लहजा ठंडा था। आज बातचीत की बैठक में वे हार गए और यहाँ तक कि कॉर्पोरेशन में पारिवारिक मामलों को लाए, चेहरा खोया और सहयोग को बाधित किया। यही वजह है कि वे आज की बातचीत के तनाव को कम करने के इरादे से इतनी उत्सुकता से मिलने आए हैं। जयंत लालची और मूर्ख है, गुल जल्दी सफलता के लिए उत्सुक है। गुप्ता परिवार के साथ गठबंधन वर्मा परिवार को कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। मुझे पता है कि आज की बातचीत में क्या हुआ, लेकिन इस मामले में हेरफेर की गुंजाइश नहीं है। जयंत ने खास तौर पर अपनी बेटी को लाया है, जो सहयोग के प्रति उसकी ईमानदारी को दर्शाता है। जल्दी वापस आओ। ये सौदे को अंतिम रूप देने का सही अवसर है। अगर हमें थोड़ा नुकसान होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसे गुप्ता परिवार को एक अग्रिम दहेज समझो। श्रीवर्ण पैसे के मामले में हमेशा उदार रहे हैं और जब तक अंतिम परिणाम सकारात्मक होता है उन्हें छोटे मोटे नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह प्रक्रिया के दौरान मामूली उतार चढ़ाव को लेकर परेशान नहीं होते। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि इन वर्षों में लोग उनके साथ सहयोग करना पसंद करते हैं। दुर्भाग्य से आकाश ने अपने पिता के उदार होने और नुकसान पर ध्यान न देने के गुण को विरासत में नहीं पाया। वह ऐसा व्यक्ति है जो खुद को कभी नुकसान में नहीं रहने देता। जयंत का लालच आपकी कल्पना से परे है। श्री गुप्ता के साथ सहयोग करना और गुप्ता परिवार के साथ गठबंधन बनाना छोटे मोटे नुकसान सहने के बारे में नहीं है, बल्कि गुप्ता परिवार वर्मा परिवार को एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, खुद को मजबूत करने के लिए संसाधनों को निकालना चाहता है। मैंने जयंत और गुल के साथ कुछ बार बातचीत की है। गुल की गुप्ता कॉप में ऊंची स्थिति नहीं है और उसके हाथों में शक्ति गुप्ता कॉप के किसी भी उपाध्यक्ष से भी कम है। ये साबित करता है कि जयंत अपनी बेटी का पोषण करने में पूरी तरह से गंभीर नहीं है। उसके पास कॉर्पोरेशन को गुल को सौंपने की कोई योजना नहीं है। मैंने सुना है कि गुल को श्री गुप्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से नजदीक से मार्गदर्शित किया जा रहा है। गुल गुप्ता परिवार का सच्चा उत्तराधिकारी है और अंततः गुप्ता कॉप समूह केवल गुल के हाथों में ही समाप्त हो सकता है। तो यह मत सोचिए कि गुल से शादी करके मुझे फायदा हो सकता है।
इसके विपरीत उससे शादी करने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा, केवल गुप्ता परिवार को ही फायदा होगा। जैसे ही आकाश बोल रहा था, अचानक उसके मुंह से एक ठंडी हंसी निकल गई। हालांकि आपने शायद जयंत को यह नहीं बताया होगा कि मैं पहले ही अपने पारिवारिक अधिकारों को छोड़ चुका हूं, है ना? आप दोनों बूढ़े लोमड़ी एक दूसरे का फायदा उठाना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। श्री वर्ण सुनते ही चुप हो गए, क्योंकि वास्तव में वह जयंत के साथ एक आपसी गणना में लगे हुए थे। कभी कभी उन्हें लगता था कि उनका छोटा बेटा वास्तव में सबसे ज्यादा उन्हीं जैसा था, ठंडा और निर्दयी, निर्णायक और क्रूर, एक जहरीली आंख जो एक पल में एक समस्या के सार में घुस सकती थी। ये बेटा स्वाभाविक रूप से व्यापारिक संघर्षों के धोखे और विश्वासघात के लिए उपयुक्त था। उसने कभी अपना रास्ता नहीं खोया। वह हमेशा शांत और तर्कसंगत था, कभी भावनात्मक नहीं, और न ही वह आसानी से किसी महिला के लिए गिरता, उसे अपने फैसले को हिलाने देता। एक परिवार का सबसे उत्कृष्ट उत्तराधिकारी ठीक ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इस बात की परवाह किए बिना कि गुल गुप्ता कॉप समूह को विरासत में ले सकती है या नहीं, वह आकाश के गठबंधन विवाह के लिए सबसे अच्छा चुनाव थी। क्योंकि आकाश उसे पसंद नहीं करता था, वह और भी अधिक उपयुक्त थी। किसी को बहुत ज्यादा पसंद करना एक बुरी बात हो सकती है। गुल तुम्हें अच्छी तरह से सूट करती है। चाहे वह पहले प्रीति हो या आस्था, कोई भी तुम्हारे लिए सही नहीं थी। यही वजह है कि समस्याएं आती रहीं। अगर तुम गुल से शादी कर सकते हो तो तुम्हारी भविष्य की शादी स्थिर होनी चाहिए और तुम इतनी आसानी से तलाक नहीं लोगे। आखिरकार गुप्ता परिवार एक प्रमुख कुल है और चाहे तुम हो या गुल, तलाक पर विचार करने में कई कारक शामिल होंगे। तुम दोनों एक दूसरे से बंधे रहोगे। आकाश गुल से बंधा नहीं रहना चाहता था। श्री वर्ण सही थे, अगर उसने सचमुच गुल से शादी की तो तलाक लेना निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। उसने ठंडे लहजे में कहा, गुल मुझे सूट करती है या नहीं, यह आपको तय करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले कभी मेरी शादी की परवाह करते नहीं देखा। जब दादी चाहती थी कि मैं प्रीति से शादी करूं तो आपने मंजूरी दी थी, है ना? आपने सोचा था कि वह सामान्य जन्म की है और मेरे बड़े भाई की पत्नी को छाया नहीं देगी, कि उससे शादी करने से मेरे भाई के लिए कोई खतरा पैदा नहीं होगा। बकवास, श्री वर्ण ने कुछ गुस्से से कहा। मैंने तुम्हारी प्रीति के साथ शादी के लिए तुम्हारी दादी के सम्मान में सहमत दी। प्रीति की दादी ने तुम्हारी दादी की जान बचाई थी और तुम्हारी दादी उस जीवन रक्षक अनुग्रह को चुकाना चाहती थी। यही एकमात्र कारण है कि मैं तुम्हारी प्रीति के साथ शादी के लिए सहमत हुआ। इसका प्रीति की पारिवारिक पृष्ठभूमि से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी आकाश को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। बुढ़िया का सम्मान करना केवल एक पहलू है। आप मेरे बड़े भाई का पक्ष लेते हैं और चिंतित हैं कि मैं यूं परिवार की शक्ति का लाभ उठाकर उसे दबा दूंगा। आपने कभी मेरी परवरिश या मेरी शादी की परवाह नहीं की, इसलिए आपको अब शुरू करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? अगर तुम्हारा बड़ा भाई अभी भी यहाँ होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी परवाह करना चाहता? तुम कभी सुनते नहीं हो, तुम्हारे साथ निपटने में कुत्ते की देखभाल करने से भी ज्यादा मुश्किल है। चूंकि आप जानते हैं कि मैं नहीं सुनता, तो मेरी परवाह क्यों करते हैं? मैं वैसे भी आपके मार्गदर्शन के बिना बड़ा हुआ हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि अब शुरू करने के लिए बहुत देर हो चुकी है? भले ही देर हो गई हो, मुझे फिर भी यह करना होगा। वर्मा परिवार में अब केवल तुम ही बचे हो और तुम्हें परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठानी होगी। तुम्हारी शादी का फैसला मेरे द्वारा किया जाना है और इस बार तुम मनमानी नहीं कर सकते। अध्यक्ष भूले नहीं होंगे, है ना? मैं पहले ही अपने अधिकारों को त्याग चुका हूँ। परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब मेरे सिर पर नहीं है, यह अब आपके पोते के सिर पर टिकी है। आपको इसके बजाय अपने पोते का ठीक से ध्यान रखना चाहिए। श्री वर्ण एक पल के लिए ठहर गए। वह वास्तव में आकाश के अपने अधिकारों को छोड़ने के बारे में भूल गए थे। ये तभी था जब आकाश ने इसे उठाया कि उन्हें याद आया कि उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वे आकाश को स्पष्ट रूप से अपने अधिकारों को त्यागने वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर करवाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने वास्तव में आकाश को ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करवा दिया तो आकाश के पास उनकी बात न सुनने का और भी अधिक कारण होगा और गुल से शादी करना और भी अधिक असंभव हो सकता है। जब श्री वर्ण ने जवाब नहीं दिया तो आकाश खुद को ताने मारने से नहीं रोक पाया। क्या आप सचमुच मेरे पिता हैं? आप डरते हैं कि मैं पारिवारिक संपत्ति ले लूंगा, ये सब मेरे बड़े भाई के बच्चे के लिए छोड़ना चाहते हैं। फिर भी आप ये भी चाहते हैं कि मैं आपके हर आदेश का पालन करूं, अपनी पसंद की महिला से शादी करूं। क्या आपको लगता है कि मैं एक कठपुतली हूं, किसी भी स्वायत्ता से रहित? मैं चाहता हूं कि तुम गुल से शादी करो, तुम्हारे अपने भले के लिए। तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो कि यह न समझो कि गुल और गुप्ता परिवार तुम्हें क्या दिला सकते हैं? आकाश की आवाज भावना से रहित थी। आप सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप मूर्ख हैं। मुझे गुल में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मुझे उसके साथ स्थापित करने की कोशिश करना बंद कर दें, ठीक है? गुप्ता परिवार इतना प्रभावशाली नहीं है और मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए विवाह गठबंधन की जरूरत नहीं है। श्री वर्ण कुछ गुस्से में आ गए। तुम हमेशा इतने अहंकारी क्यों रहते हो? तुम आस्था की वजह से पहले ही जल चुके हो। क्या तुमने अपना सबक नहीं सीखा? अगर तुम इतने आत्मविश्वास से भरे नहीं होते, ये सोचते हुए कि तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, तो क्या तुम्हें धोखा दिया जाता? गठबंधन विवाह के साथ भी ऐसा ही है। भविष्य में आरामदायक जीवन की गारंटी देने के लिए तुम्हारी ताकत काफी नहीं है। एक शक्तिशाली पत्नी का परिवार तुम्हारी समर्थन को बहुत बढ़ा सकता है। इस बार आकाश चुप हो गया। ऐसा नहीं था कि वह श्री वर्ण की बात से सहमत था कि पत्नी का परिवार एक बड़ी मदद है, और न ही उसे विश्वास था कि भविष्य में उसका कठिन समय होगा। ये देखते हुए कि उसका वर्तमान जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था, यह इसे बदतर नहीं हो सकता था। बल्कि ये सच था कि उसने आस्था की वजह से एक बड़ा झटका सहा था। वह वास्तव में बहुत अहंकारी और घमंडी था, ये सोचकर कि आस्था उसे धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगी, यह मानते हुए कि उसका पूरी स्थिति पर नियंत्रण है, यह मानकर कि वह सब कुछ देख सकता है। अंत में वह महज एक विदूषक था।
उसने अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लड़की को खो दिया और अब वह उसे वापस भी नहीं जीत पा रहा है। उसके करीब जाने का हर कदम विशेष रूप से कठिन है। सबक कड़वा और गहरा था और यह इसी घटना की वजह से था कि उसने अब किसी भी महिला को कम आंका नहीं। उसकी आवाज़ और अधिक स्पष्ट हो गई। मैं अहंकार से गुल से शादी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि मैंने महसूस कर लिया है कि मैं अपने दिल में वास्तव में क्या चाहता हूँ। श्रीवर्ण हैरान रह गए। तुम वास्तव में अपने दिल में क्या चाहते हो, इसका पता लगा सकते हो? क्या तुम ठंडे और निर्दयी नहीं थे, इच्छा या मान के बिना? मैं पहले था और अब नहीं। सही, तो अब तुम क्या चाहते हो? तुमने कॉर्पोरेशन को भी छोड़ दिया है, तुम और क्या चाह सकते हो? कॉर्पोरेशन से ज्यादा जरूरी कुछ। ये कहने के बाद आकाश ने फोन काट दिया। दूसरी ओर श्रीवर्ण उलझन में डूब गए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि कॉर्पोरेशन से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है। आकाश को महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पैसे की कोई इच्छा नहीं थी और शक्ति की तो और भी कम परवाह थी। महिलाएं, पैसा, प्रसिद्धि, शक्ति, उसे इनमें से किसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो और क्या था जो जरूरी था? कुछ नहीं था। हालांकि इस बिंदु पर सबसे महत्वपूर्ण क्या था, यह मुद्दा नहीं था। मामला यह था कि जयंत और गुल वर्मा परिवार से मिलने आए थे और वह अपने बेटे को वापस नहीं ला सके, जो उनके लिए काफी शर्मनाक था। वह केवल एक बहाना बना सके, ये कहते हुए कि उनके बेटे की एक जरूरी बैठक थी और वह फिलहाल वापस नहीं आ सकता। जयंत और गुल दोनों निराश लग रहे थे, खासकर गुल, जो आकाश को देखने के लिए काफी उत्सुक लग रही थी। श्रीवर्ण के दिल में एक खिंचाव महसूस हुआ, ये सोचते हुए कि शायद वर्मा परिवार गुप्ता परिवार के साथ विवाह गठबंधन में पहल कर सकता है। उन्होंने मन ही मनाह भरी, यह इच्छा करते हुए कि उनका बड़ा बेटा अभी भी जिंदा होता। अपने बड़े बेटे और गुल के बीच शादी का बंदोबस्त करना कहीं बेहतर होता। आकाश के विपरीत, उनका बड़ा बेटा कभी उनके आदेशों की अवहेलना नहीं करता और गुल के साथ एक उत्तम रिश्ता बनाए रखता, ये सुनिश्चित करता कि गुप्ता परिवार के साथ विवाह गठबंधन दोषरहित हो। रात 9 बजे जयंत और गुल ने वर्मा परिवार के निवास से विदा ली और चले गए। वापस जाते समय जयंत ने अपनी बेटी से पूछा, श्रीवर्ण आज तुम्हारे प्रति विशेष रूप से विनम्र थे। विवाह गठबंधन के प्रति उनका रवैया बहुत ईमानदार था। तुम क्या सोचती हो? गुल की अभिव्यक्ति शांत थी। आकाश बहुत सक्षम है और उसका कोई स्कैंडल नहीं है जो उसे शादी के लिए उपयुक्त बनाता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आकाश अब वर्मा परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी है। उसकी स्थिति काफी ऊंची है। अनामिका, जिसके साथ उसके हमेशा संघर्ष रहे थे, हाल ही में अपूर्व परिवार के अंश से शादी करने की अफवाह थी। वह अनामिका से हारना नहीं चाहती थी, इसलिए आकाश उसके लिए सबसे अच्छा चुनाव था। इसके अलावा वह व्यक्तिगत रूप से आकाश की क्षमताओं की प्रशंसा करती थी। वह उसके दिखावे और आकृति से भी काफी संतुष्ट थी। अब तक उसे आकाश में कोई दोष नहीं मिला था। वह एक विवाह गठबंधन के लिए उत्तम उम्मीदवार था। कुछ दिनों बाद प्रीति का जन्मदिन था। डॉक्टर शकुंतला सुबह जल्दी उठकर उसके लिए लोंगेविटी नूडल्स, लंबी आयु वाले नूडल्स बनाए। प्रीति के खाने के बाद वह अपनी दादी को मेडिकल क्लिनिक ले गई और हमेशा की तरह अपने दिन का काम शुरू कर दिया। उसके लिए जन्मदिन कोई खास बात नहीं थी। बचपन में वह जन्मदिन का आनंद लेती थी क्योंकि उसे दादी से बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन और उपहार मिलते थे, लेकिन बड़ी होने पर यह इतना महत्वपूर्ण नहीं लगा। बेशक उसकी दादी ने इस साल भी उसे उपहार दिए, एक बहुत सुंदर सफेद बुनी हुई पोशाक, एक काफी फैशनेबल खुबानी रंग के स्फटिक बकल वाले छोटे जूते और एक सफेद ऊनी कोट जो मौजूदा मौसम के लिए एकदम सही था। जो कोट उसने खुद खरीदा था, उस पर घायल होने पर काफी रक्त लग गया था और हालांकि ड्राई क्लीनर्स ने रक्त के दाग धो दिए थे, कॉलर धुल गया था और उसकी मूल बनावट खो गई थी, इसलिए डॉक्टर शकुंतला ने उसे एक नया खरीद कर दिया। वान्या सुबह 9:30 बजे मेडिकल क्लिनिक पहुंची और प्रीति को अपने हाथ से बुना हुआ स्कार्फ दिया। ये दूधिया सफेद रंग का था जिसमें नर्म कश्मीरी बनावट थी। उसने केवल ऊन पर ही 2000 से अधिक खर्च किए थे और फिर काम के बाद शाम को चुपके से इसे बुना था। ये सबसे अच्छा उपहार था जो वह दे सकती थी। प्रीति मुस्कुराई और उसे धन्यवाद दिया, फिर तुरंत अपने चचेरे भाई और दादी को दिखाने के लिए स्कार्फ अपने गले में लपेट लिया। आखिरकार वे उसके सबसे करीबी लोग थे, जानते थे कि उसे सफेद रंग पसंद है, इसलिए उन्होंने जो उपहार दिए उनमें से अधिकांश इसी रंग के थे। उपहार लेने के बाद प्रीति फिर से काम में लग गई। दोपहर तक व्यस्त रहने के बाद प्रीति ने विशेष रूप से लाई गई दादी के लोंगेविटी नूडल्स की एक और सर्विंग खाए और हंसी की आवाज के साथ मेडिकल क्लिनिक से निकलकर संगम अस्पताल की ओर चली गई। यह अच्छा है कि जन्मदिन साल में केवल एक बार आता है। वह हर भोजन में लोंगेविटी नूडल्स नहीं खा सकती थी। हालांकि जब वह अस्पताल पहुंची तो उसने अपने ऑफिस के सामने एक अनचाहे मेहमान को पाया, लेकिन आज का अवांछित आगंतुक कुछ दिन पहले की नेहा की तुलना में कहीं अधिक आसान था। प्रीति पास गई, उसकी आवाज में शीतलता का एक संकेत था। अपने पूर्व अलगाव में लौटते हुए, यंग मास्टर गुल, क्या आपको कुछ चाहिए? गुल ने तुरंत उसकी दूरी महसूस की। जिस पहले दिन वह उससे मिला था, उसने उससे इसी तरह बात की थी। यह उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन प्रीति के सूजे हुए और चोटिल चेहरे को देखते हुए उसे यह उम्मीद करने का कोई अधिकार नहीं था कि वह उससे सौम्य लहजे में बात करेगी। उसने माथे पर बल डाला, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? यह अभी भी ऐसा क्यों दिख रहा है? इतने दिन हो गए हैं और यह अभी भी सूजा हुआ है। मुझे भी नहीं पता कि क्या गलत है। शायद यंग मास्टर गुल को जाकर अपनी माँ से पूछना चाहिए कि उनके नाखूनों पर क्या था, क्योंकि जब से उन्होंने मेरे चेहरे को खरोंचा है, घाव ठीक ही नहीं हो रहा है। मैंने 1 दर्जन से अधिक दवाएं आजमाई और कोई काम नहीं कर रही है। मैं किसी से भी ज्यादा चाहती हूँ कि मेरा चेहरा सूजे नहीं। गुल तुरंत चकित हो गया, इसका मेरी माँ के नाखूनों से कुछ लेना देना है। असंभव, नाखून करवाना पसंद करने के अलावा और कुछ नहीं है, ये तुम्हारे चेहरे को सूजा हुआ नहीं रख सकता। क्या तुम बिना दवा का उपयोग किए मेरी माँ को दोष नहीं दे रही हो? प्रीति ने उसे उदासीनता से देखा। जैसी माँ वैसा बेटा। गुल की पहली प्रतिक्रिया ये सोचने की थी कि उसकी माँ को उसके द्वारा फंसाया जा रहा है।
हालांकि वह वास्तव में नेहा को फंसा रही थी। ऐसा लगा कि गुल उतना मूर्ख या भोला नहीं था जितना उसने सोचा था। आखिरकार एक अयाश जो अपने ज्ञान की कमी के बावजूद गुप्ता परिवार जैसे अमीर परिवार में पला बड़ा था, वह समझ जाएगा कि उसे क्या समझना चाहिए। और हाल ही में अफवाहें थी कि गुल को श्री गुप्ता द्वारा घर में कैद कर दिया गया था और उसे हर दिन पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था कि वह कई दिनों से बाहर नहीं घूम रहा था। बार में उसका कोई निशान नहीं था। श्री गुप्ता के सावधानीपूर्वक मार्गदर्शन के साथ गुल को जल्दी बड़ा होना चाहिए। बेशक मुझे आपकी मां को दोष देना चाहिए। मेरे चेहरे का विकृत होना उनकी करनी थी। क्या मुझे उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए? मेरा चेहरा ऐसा हो गया है। और जब यंग मास्टर गुल ने इसे देखा तो उनका चेहरा इसे टालने के लिए बेताब था। मैं कैसे परेशान न हूं। जैसे ही प्रीति बोली उसकी आंखें लाल हो गईं। मैंने बदला नहीं लिया और बदले में उनका चेहरा विकृत नहीं किया। मैं बहुत संयमित रही हूं। गुल ने उसे देखा, एक पल के लिए अवाक रहा, इससे पहले कि उसने आखिरकार कहा, तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले वह अपने पिता के घर वापस गई और उसका चेहरा जल गया। वह अभी भी अस्पताल में है। उसकी चोटें तुम्हारी चोटों से हल्की नहीं हैं। प्रीति चकित हुए बिना नहीं रह सकी। उन्होंने मेरा चेहरा घायल किया और फिर उनका अपना चेहरा जल गया। तुम मुझे बदला लेने से रोकने के लिए मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मेरी माँ का चेहरा सच में जल गया। हो सकता है ये तुम्हें घायल करने का कर्म हो। गुल का लहजा चिड़चिड़ा हो गया। मुझे नहीं पता कि उस दिन उसे क्या हो गया था, लेकिन उसने हमारे दादा के यहाँ जाने पर जोर दिया और फिर किसी तरह वह गिर गई और पास में रखा उबलते पानी का एक बर्तन उसके चेहरे पर गिर गया, उसे झुलसा दिया। ये सिर्फ उसका चेहरा नहीं है, वह शरीर पर भी जल गई थी, लेकिन उसका चेहरा सबसे बुरा था। अब वह दर्द में है और हर दिन गुस्सा करती है। मैं तो अस्पताल में उससे मिलने भी नहीं जाना चाहता। बेशक प्रीति कर्म में विश्वास नहीं करती थी। अगर दुनिया वास्तव में कर्म पर काम करती तो पुलिस या न्यायाधीशों की कोई आवश्यकता नहीं होती। वास्तविक हत्यारा जिसने उसकी मां की मौत का कारण बना, उसे ट्रैक करने के लिए उसे समय और प्रयास खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें पहले ही नरक में चले जाना चाहिए था। वह नेहा के चेहरे के जलने को केवल संयोग मान सकती थी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि नेहा वास्तव में किस स्थिति में थी। फिर भी प्रीति को अंदर से खुशी महसूस हुई। उसका अपना बदला अभी भी बहुत दूर था, इसलिए अपनी मां की ओर से थोड़ा ब्याज वसूलना अच्छा था। बेशक केवल इतना ही काफी नहीं था। उसे वास्तविक हत्यारे को ढूंढना था और उसे न्याय के कटघरे में लाना था, ताकि उसकी मां की आत्मा को शांति मिले। क्या ये विशेष कारण है जिससे तुम आज मुझसे मिलने आए हो? मैंने सुना है कि तुम पुराने श्री गुप्ता के यहाँ व्यवस्थित प्रशिक्षण से गुजर रहे हो। क्या तुम्हें आज पढ़ाई नहीं करनी है? तुम मेरे पास आने के लिए कैसे समय निकाल पाए? गुल परेशान था। क्या हमें बाहर बात करनी होगी? क्या हम तुम्हारे ऑफिस में बात नहीं कर सकते? यहाँ काफी लोग आ जा रहे हैं। क्या तुम्हें मेरे साथ अफवाहों का डर नहीं है? अब जब तुम्हें पता है कि हम सौतेले भाई बहन हैं, तो क्या तुम्हें दूसरों की गपशप की परवाह नहीं है? मेरे चेहरे के ऐसे होने के कारण मेरे लिए तुम्हारे साथ अफवाहों का विषय बनना असंभव है। यंग मास्टर गुल, जिसकी भी आंखें होंगी और मेरा चेहरा देखेगा, वह जानता होगा कि तुम मुझे पसंद नहीं कर सकते। गपशप तो दूर की बात है। वास्तव में प्रीति अफवाहों की ज्यादा परवाह नहीं करती थी, लेकिन ये देखते हुए कि गुल जल्द ही जाने की योजना नहीं बना रहा था, उसने अनिच्छा से अपने ऑफिस का दरवाजा खोला। अंदर आओ। गुल उसके ऑफिस में चला गया और लापरवाही से सोफे पर बैठ गया। फिर अपने बैग से चीजें निकालने लगा। ये कार्ड तुम्हारे लिए है। इसमें मुआवजे के रूप में 1 अरब है। दादा ने इसे भेजा है। उन्होंने कहा कि यह तुम्हारे मानसिक नुकसान के लिए है। प्रीति कुछ हद तक हैरान थी। श्रीमती वर्मा ने वास्तव में अपने शब्द पर अमल किया था। उन्होंने वास्तव में श्री गुप्ता को 1 पूरा अरब मुआवजा देने के लिए मजबूर किया था। उसकी हैरानी देखकर गुल मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछा, यह मत बताना कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था। श्रीमती वर्मा लगातार 3 दिनों तक हमारे दादा के पास गईं। मैंने पूरी बात देखी। उन्हें 3 दिनों तक डांटा गया और अंत में वह थोड़ा उदास भी हो रहे थे। वर्मा परिवार के साथ तुम्हारा वास्तव में क्या रिश्ता है कि इतनी जबरदस्त बुढ़िया तुम्हारे प्रति इतनी पक्षपाती है? मैंने देखा है कि वह अपनी पोती आरुष की भी इतनी परवाह नहीं करती। गुल को 1 अरब के मुआवजे की परवाह नहीं थी, लेकिन वह प्रीति और श्रीमती वर्मा के बीच के रिश्ते को जानने के लिए बेहद उत्सुक था। प्रीति ने बैंक कार्ड उठाया, भावनाओं का एक सैलाब महसूस किया। श्रीमती वर्मा मेरी दादी हैं। वह वास्तव में मुझे अपनी पोती मानती हैं। तुम्हें इस पर संदेह करने की जरूरत नहीं है। गुल मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे घूरने लगा। ये तो जवाब न देने जैसा है। वर्मा परिवार की श्रीमती वर्मा तुम्हें अपनी पोती की तरह मानती हैं और बिना किसी कारण के तुम्हारे साथ इतनी अच्छी होती हैं। मेरी दादी ने श्रीमती वर्मा की जान बचाई थी। बस इतना ही और कुछ नहीं। तुम और क्या उम्मीद करते हो? हालांकि जान बचाने का बदला निश्चित रूप से उदारता से चुकाया जाना चाहिए, लेकिन श्रीमती वर्मा के लिए तुम्हारी दादी को चुकाना काफी होता। लेकिन वह तुम्हें अपनी पोती की तरह मानती हैं और तुम्हारा साथ देती हैं। मुझे हमेशा लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। बात करते हुए गुल ने फिर से माथे पर बल डालना शुरू कर दिया। महसूस किया कि उसने कुछ महत्वपूर्ण अनदेखा कर दिया होगा। प्रीति निश्चित रूप से उसे आकाश के साथ अपने रिश्ते के बारे में नहीं बताएगी, क्योंकि उसने उसे बाहर दिखाना शुरू कर दिया। मुझे आज दोपहर बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए अगर यंग मास्टर गुल के पास यहाँ और कुछ नहीं है तो कृपया चले जाएं। किसने कहा कि मेरा यहाँ काम खत्म हो गया है? गुल ने कहा, अपने बैग से कुछ अजीब तरह से एक उत्कृष्ट डिब्बा निकालते हुए। ये तुम्हारा जन्मदिन का उपहार है। मैंने इसे पहले ही खरीद लिया था और जब मैं यहाँ हूँ तो इसे तुम्हें दे ही देता हूँ। प्रीति ने डिब्बा खोला तो उसमें एक रिचर्ड मिल लेडीज घड़ी मिली, जो हीरों से भरी हुई थी। खोलते ही वह चमचमा रही थी। प्रीति घड़ियों के बारे में बहुत ज्ञानी नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से आरुष के पास भी बिल्कुल ऐसी ही एक थी, यहाँ तक कि रंग भी बिल्कुल वैसा ही था। उसने कहा था कि इस घड़ी की कीमत 3 मिलियन से अधिक है और यह मिलना मुश्किल है।
प्रीति मदद नहीं कर सकी लेकिन सोचने लगी, गुल उसे जो भी उपहार देता है वह हमेशा आरुष के पास मौजूद चीजों से मेल खाता हुआ क्यों लगता है। उनके स्वाद आश्चर्यजनक रूप से समान थे। उसके अजीब भाव को देखकर गुल घूरने लगा। क्या गलत है? तुम्हें उपहार पसंद नहीं है? अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो भी तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। मैं कुछ और खरीदने का सामर्थ्य नहीं रखता। दादा ने मेरा भत्ता काट दिया है। उसने वास्तव में प्रीति को कोई उपहार न देने के बारे में सोचा था, घड़ी को कुछ खर्च के पैसे के लिए बेच देने के बारे में। दुर्भाग्य से उसके दादा ने उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी, नहीं उन्होंने दोस्तों को घर पर उससे मिलने की अनुमति दी। अगर वह घड़ी बेचना भी चाहता तो कोई अवसर नहीं था। प्रीति ने डिब्बा बंद कर दिया और उसे गुल की ओर वापस धकेल दिया। हमारा ऐसा रिश्ता नहीं है जो तुम्हारे इस तरह के महंगे उपहार को उचित ठहराए। गुल ने माथे पर बल डाला। तुम्हें ये पसंद नहीं है? ये युवा लड़कियों के बीच बहुत लोकप्रिय है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम अपनी अच्छी दोस्त आरुष से पूछ सकती हो। प्रीति को निश्चित रूप से विश्वास था, आरुष का सबसे अधिक पहना जाने वाला आइटम यही घड़ी थी, और जब वह अपने सबसे कठिन समय में थी, चेतन के लिए पैसे जुटाने के लिए कुछ गहने और बैग बेच रही थी, तब भी उसे इस घड़ी को बेचने का दिल नहीं हुआ, जिससे पता चलता है कि वह इसे कितना पसंद करती थी। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि उपहार अच्छा नहीं है, मैं कह रही हूँ कि हमारा रिश्ता उस स्तर पर नहीं है जहाँ ऐसे महंगे उपहार उचित हों। यंग मास्टर गुल, क्या तुम हिंदी में फेल हो गए थे? तुम्हें कुछ समझने में समस्या लगती है। गुल का गोरा चेहरा तुरंत लाल हो गया, चाहे वह शर्म से हो या गुस्से से, यह स्पष्ट नहीं था। तुम ही हो जो हिंदी में फेल हो गई। मैंने दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली है। अगर तुम्हें यह नहीं चाहिए तो इसे कूड़ेदान में फेंक दो, बस इसे मुझे वापस मत दो। उसके उत्तेजित चेहरे को देखकर प्रीति ने सोचा कि वह वास्तव में अपरिपक्व है, आसानी से भड़क जाता है। मैं सिर्फ चिंतित हूं कि अगर मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार कर लेती हूं तो श्रीमती नेहा फिर से मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने आएंगी। मेरे चेहरे का एक आधा पहले ही बर्बाद हो चुका है, मैं दूसरा आधा बर्बाद करने का सामर्थ्य नहीं रखती। क्या मैं रखती हूँ? क्या तुम पागल हो? अगर मैं कुछ नहीं कहता और तुम कुछ नहीं कहती तो मेरी माँ को कैसे पता चलेगा? जब तक कि तुम जानबूझकर मेरी माँ के सामने दिखावा करके उसे उकसाओ नहीं, तब वह तुम्हारे दूसरे आधे हिस्से को खरोंच सकती है। प्रीति का दिल एक पल के लिए धड़कना चूक गया, ऐसा लगा जैसे उसे थप्पड़ मारा गया हो। उसने अभी सोचा था कि गुल बोला है, लेकिन पलक झपकते ही वह मामले की सच्चाई के करीब पहुंच गया था। यहाँ दिखावा करने लायक कुछ भी नहीं है। मैं श्रीमती नेहा के साथ कोई संघर्ष नहीं चाहती। अगर मुझे चोट लगती है तो ये ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मुझे डर है कि इससे पूरे अस्पताल की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी। गुल ने उसे थोड़ी देर देखा, फिर अचानक कहा, मुझे क्यों लगता है कि तुम मेरी सबसे बड़ी बहन की तरह थोड़ी बात करती हो। वह हमेशा निगम के बारे में बात करती है, उसकी प्रतिष्ठा को किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण मानती है। वह एक करियर उन्मुख मजबूत महिला है। तुम भी। क्या गलत है? मैं ऐसी नहीं दिखती। तुम ऐसी नहीं लगती। तुम्हारे चेहरे पर ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं, शक्ति और पैसे की लालसा दिखाई देती है। मेरे पास महत्वाकांक्षा है, बस तुमने इसे नोटिस नहीं किया है। एक लड़की के लिए बहुत महत्वाकांक्षी होना अच्छा नहीं है। कौन कहता है? क्या केवल पुरुषों को ही महत्वाकांक्षी होने की अनुमति है और महिलाओं को नहीं? ये किस तरह का तर्क है? यंग मास्टर गुल, तुम जवान हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे विचार इतने पुराने होंगे। महिलाओं के करियर विकास को कम मानते हो। गुल उसके सवालों की बौछार से कुछ हद तक चकित था। क्या गलत है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? कोई भी पुरुष महत्वाकांक्षा से भरी लड़की को पसंद नहीं करता। कम से कम मैं बहुत अधिक महत्वाकांक्षा वाली लड़कियों को पसंद नहीं करता। मैं पानी जैसी सौम्य किसी को पसंद करता हूँ, और अधिकांश पुरुष भी ऐसा ही करते हैं। मैं तुमसे बेहतर पुरुषों को समझता हूँ। प्रीति ने उसे देखा, मूल रूप से कुछ और जोड़ना चाहती थी, लेकिन फिर उसने बेहतर सोचा और फैसला किया कि यह अनावश्यक है। गुल को किस तरह की लड़की पसंद थी, इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। उसे उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं थी। वह बस वह करना चाहती थी जो उसे पसंद था और अब किसी पुरुष के विचारों पर विचार नहीं करना चाहती थी। कम से कम अपनी असफल शादी से उसने जाना कि एक महिला की सौम्यता का कोई छोटा उद्देश्य नहीं था। जो पुरुष तलाक चाहते थे वे अभी भी ऐसा करेंगे, महिला के बलिदानों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। पुरुषों पर समय बर्बाद करना इसके लायक नहीं था। अगर यंग मास्टर गुल का कोई और काम नहीं है तो तुम्हें चले जाना चाहिए। मैं वास्तव में काफी व्यस्त हूँ। वार्ड में मरीज मेरा इलाज करने का इंतजार कर रहे हैं। गुल आलस्य से वहीं बैठ गया, अपने पैर क्रॉस करते हुए। मेरे लिए बाहर निकलना आसान नहीं था। मैं इतनी जल्दी कैसे जा सकता हूँ? आज मैंने बूढ़े आदमी को समझाया कि तुम्हारा जन्मदिन था। मुझे उसके पिता की ओर से तुम्हारे लिए जन्मदिन का उपहार लाना था ताकि मुझे बाहर निकलने की अनुमति मिल सके। बूढ़े आदमी के अंगरक्षक नीचे मेरा इंतजार कर रहे हैं। जिस पल मैं बाहर कदम रखूंगा वे मुझे वापस बूढ़े आदमी के पास ले जाएंगे और वह मुझे फिर से बाहर नहीं जाने देगा। जैसे ही उसने बात की, उसने अपने बैग से एक डिब्बा निकाला। ये लो, यह मेरे पिताजी की ओर से है। वैसे उन्होंने मुझे ये भी पता लगाने के लिए कहा कि क्या तुमने अभी तक फैसला किया है। क्या तुम वापस आना चाहती हो और गुप्ता परिवार की मिस बनना चाहती हो? इस बार प्रीति ने डिब्बे के अंदर क्या था ये देखा भी नहीं और सीधे कहा, यंग मास्टर गुल, तुम्हें उपहार वापस ले जाना चाहिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति प्रमोद ने पहले कभी पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया। क्या मेरे लिए अब गुप्ता परिवार में वापस आना थोड़ा देर नहीं हो गया है? गुल ने माथे पर बल डाला। वह पहले कभी नहीं जानते थे कि उनकी तुम जैसी एक बेटी है, तो वह अपनी जिम्मेदारियों को कैसे पूरा कर सकते थे। क्या यह उनसे बहुत अधिक पूछना नहीं है? इसके अलावा वह तुम्हारे लाभ के लिए चाहते हैं कि तुम गुप्ता परिवार में वापस आओ। गुप्ता परिवार तुम्हारे पीछे होने से तुम्हें अपने बाकी के जीवन के लिए कोई चिंता नहीं होगी।
प्रीति धीरे से हंसी, शीतलता के संकेत के साथ। यंग मास्टर गुल अपने परिवार पर निर्भर करते हैं, काम करने की जरूरत नहीं है और फिर भी पैसे खुलेआम खर्च करने में सक्षम हैं। तुम जीवन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के आदी हो गए होंगे, है ना? मैं यंग मास्टर गुल से अलग हूँ। मेरी दादी ने मुझे बहुत कम उम्र में चिकित्सा सिखाना शुरू कर दिया, मुझे आत्मनिर्भर होना सिखाया, इसलिए मुझे गुप्ता परिवार के समर्थन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद अपनी भलाई सुनिश्चित कर सकती हूँ। अगर भरोसा करने के लिए कोई परिवार है तो ऐसा क्यों ना करें? आखिरकार दूसरे पैसे कमा रहे हैं और मुझे इसे कमाने की जरूरत नहीं है। जीवन छोटा है, अगर हम समय पर इसका आनंद नहीं लेते हैं तो बूढ़े होने पर हमें केवल पछतावा होगा। मैं बूढ़ी होने पर यह महसूस करना चाहूंगा कि मैंने काफी खेला है और मेरा जीवन सार्थक था। तो फिर तुम्हारी बड़ी बहन अभी भी कड़ी मेहनत क्यों करती है? उसने तुम्हारी तरह जीवन का आनंद क्यों नहीं लिया है? उसका दिमाग ठीक नहीं है, साथ ही वह हमेशा परवाह करती है कि दूसरे उसे कैसे देखते हैं। वह लगातार अनामिका के साथ खुद की तुलना करना पसंद करती है। जब उसने सुना कि अनामिका अपूर्व के साथ एक गठबंधन विवाह करने जा रही है तो वह कई रातों तक ठीक से नहीं सोई। अब जब वह आकाश से शादी करने जा रही है तो उसकी नींद आखिरकार काफी सुधर गई है। प्रीति चौंक गई, वह आकाश से शादी करने जा रही है। उसे चकित देखकर गुल ने उसे एक नजर देखा। हाँ, क्या हुआ? क्या तुम नाखुश हो? यह मत बताना कि तुम भी आकाश से शादी करना चाहती हो। प्रीति अंदर की भावनाओं के मिश्रण को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाए और भावनाएं उमड़ पड़ी, लेकिन उसका चेहरा शांत रहा। मैं आकाश से शादी नहीं करना चाहती। तुम ज्यादा सोच रहे हो। सबसे अच्छा है अगर मैं हूं। अगर तुम आकाश से शादी करना चाहती थी तो तुम निश्चित रूप से मेरी बड़ी बहन से मुकाबला नहीं कर सकती थी। वह जो कुछ भी चाहती है, मैंने उसे कभी असफल होते नहीं देखा। क्या ऐसा है? बेशक, पहले मैंने सोचा था कि आकाश ने तुम्हें तलाक दिया और तुम्हें और बच्चे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया। अब मुझे पता है कि ऐसा तुम्हारे कारण नहीं था, उसने मेरी बड़ी बहन के कारण तलाक लिया। वर्मा परिवार लंबे समय से हमारे साथ वैवाहिक गठबंधन बनाना चाहता था। मेरी बड़ी बहन आकाश की पूर्व पत्नी से कहीं बेहतर है। तो ये वास्तव में ऐसा था। प्रीति ने अपने होठों के कोने को खींचा, एक हल्के उपहास भरी मुस्कान प्रकट करते हुए। उसने वास्तव में सोचा था कि आकाश ने आस्था को उसके कारण छोड़ा था। हालांकि गुल के शब्दों से यह स्पष्ट था कि वह अपनी सबसे बड़ी बहन के लिए बहुत प्रशंसा रखता था। ऐसा लगा कि वह महत्वाकांक्षी महिलाओं को उतना नापसंद नहीं करता था जितना उसने दावा किया था। गुल सक्षम थी और उसमें प्रतिस्पर्धा की एक मजबूत भावना थी। हमेशा हर चीज में सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करती थी और यहाँ तक कि हर तरह से अपने पति अनामिका से भी आगे निकलना चाहती थी। काफी महत्वाकांक्षी और प्रतिस्पर्धी। उसके इस मजबूत व्यक्तित्व ने अनजाने में गुल का सम्मान अर्जित किया। वास्तव में लोग सभी समान हैं, जो मजबूत होते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। केवल जब एक लड़की मजबूत होती है तभी वह दूसरों का सम्मान अर्जित कर सकती है। अरे, तुम्हारी हंसी वास्तव में डरावनी है, क्या तुम अब रुक सकती हो? गुल मुड़ गया, प्रीति के चेहरे को और देखने के लिए अनिच्छुक। जब तुम मुस्कुराती हो तो तुम्हारा भाव ऐसा लगता है जैसे तुम रो रही हो। ये तो मत कहो कि मैं इसे देखना नहीं चाहता, मुझे यकीन है कि आकाश इसे और भी कम देखना चाहता है। उस पर अपनी नजरें मत जमाओ, वह एक अच्छा इंसान नहीं है। अगर तुम वास्तव में शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक सभ्य और ईमानदार आदमी चुनने में मदद करूंगा। पुरुष भी तुरंत बता सकते हैं कि दूसरा पुरुष अच्छा है या बुरा, ठीक वैसे ही जैसे महिलाएं एक दूसरे को आंकती हैं। हालांकि प्रीति अपनी वर्तमान गरिमापूर्ण उपस्थिति से बहुत संतुष्ट थी, वह इसे बहुत स्पष्ट नहीं कर सकती थी। क्या तुम इस बात से अनजान हो कि मेरी वर्तमान गरिमापूर्ण उपस्थिति का कारण कौन है? तुम्हें ये शिकायत करने की हिम्मत है कि मैं डरावनी हूँ। इसके लिए तुम्हारी माँ जिम्मेदार है और मैंने तुम्हें बाहर न फेंककर बहुत विनम्रता दिखाई है। कृपया मुझे कुछ शिष्टाचार दिखाओ। गुल ने मन ही मन अपनी माँ को कोसा और कुछ कम आत्मविश्वासी महसूस किया। मैं बस सच कह रहा था और सच अक्सर अप्रिय होता है। लेकिन अगर तुम इसे नहीं सुनना चाहती हो तो मैं इसे नहीं कहूंगा। विषय मत बदलो। आकाश वास्तव में एक अच्छा इंसान नहीं है, उसके द्वारा मूर्ख मत बनो। मैं उसके द्वारा मूर्ख नहीं बनूंगी, नहीं मैं उस पर अपनी नजरें जमाऊंगी, तुम इस पर निश्चिंत रह सकते हो। प्रीति की आवाज बहुत शांत थी। उसने एक बार उस पर अपनी नजरें जमाई थी जिसके डिजास्ट्रस परिणाम हुए थे, इसलिए वह इसे दोबारा करने का कोई तरीका नहीं था। मैं तुम्हारी बड़ी बहन की प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं। मैं आकाश के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगी, इसलिए तुम्हें मुझे लगातार सलाह देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर तुम जानते हो कि आकाश एक अच्छा इंसान नहीं है तो तुम अपनी बहन को उससे शादी न करने के लिए क्यों नहीं मनाते हो? गुल ने ऐसे बात की जैसे ये स्पष्ट था। मेरी बहन तुमसे अलग है। वह मिस गुल है, उसके पीछे गुप्ता परिवार का समर्थन है। आकाश उसे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा भले ही कोई उसे समझाने की कोशिश करता, वह नहीं सुनती। उसकी बेकार छोटे भाई के रूप में मेरे शब्दों को और भी कम ध्यान दिया जाएगा। वह अनामिका को ओवरशैडो करने के लिए दृढ़ है और केवल आकाश ही उसके मानदंडों को पूरा करता है। प्रीति रुकी और फिर एक कड़वी हंसी हंसी। हालांकि गुल के शब्द काफी सीधे थे, वह गलत नहीं था। गुल की स्थिति अलग थी। अगर वह पहली जगह आकाश से शादी करने वाली होती तो शायद वह और वर्मा परिवार इतनी आसानी से तलाक के लिए फाइल नहीं करते। अमीर परिवारों के बीच एक विवाह गठबंधन सबसे ठोस था क्योंकि इसमें बहुत सारे हित शामिल थे। लेकिन उसके जैसी गांव की लड़की के लिए बिना किसी समर्थन या पृष्ठभूमि के आकाश जब चाहे उसे तलाक दे सकता था, बिना किसी चिंता के। जैसे ही प्रीति सोच रही थी, ऑफिस का दरवाजा अचानक खुला और आकाश बड़े कदमों से अंदर आया। उसका सहायक हाथ में ब्रीफकेस लिए उसका पीछा कर रहा था। प्रीति थोड़ी हैरान थी, वह फिर से यहाँ क्यों था? अपने परिवार के विरासत अधिकारों को छोड़ने के बाद क्या वह वास्तव में इतना खाली था? क्या वह अब निगम का प्रबंधन नहीं कर रहा था? जब गुल ने आकाश को देखा तो वह तुरंत सोफे से उठ खड़ा हुआ।
उसकी आलसी भंगिमा गायब हो गई, उसकी जगह एक सेंध की मुद्रा ने ले ली। वाह राष्ट्रपति आकाश, क्या दुर्लभ आगंतुक। तुम्हें अस्पताल में क्या लाया है? क्या तुम बीमार हो? क्या गलत है? क्या ये गंभीर है? उम्मीद है कि संक्रामक नहीं है। अगर यह संक्रामक है तो तुम हमसे दूर रहना बेहतर है, अन्यथा ये वास्तव में अशुभ होगा। आकाश ने उसे एक ठंडी नजर दी और फिर उसकी नजर प्रीति की ओर चली गई। वह यहाँ क्यों है? क्या तुमने उसे आने के लिए कहा? ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।